चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ आपके लिए फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज। इस स्पेशल सीरीज में मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 के यूपी बोर्ड 2026 के सभी अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन कराऊंगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अनसोल्ड पेपर होता क्या है। अनसोल्ड पेपर में होते हैं जो यूपी बोर्ड में मान लिया 2026 में जितने भी पेपर हुए यूपी बोर्ड में फिजिक्स में, मान लिया 2026 का पेपर हुआ तो 2026 में जो यूपी बोर्ड है सबसे पहले उसके पैटर्न को समझते हैं। यूपी बोर्ड हर साल कितने सेट बनाता है? 7 सेट बनाता है। कितने सेट बनाता है? 7 सेट बनाता है। यानी 2026 में 7 सेट बने थे, 2025 में 7 सेट बने थे और 2024 में 7 सेट बने थे और 2027 में जो आपका पेपर होगा उसमें भी 7 सेट बनेंगे। ठीक है, और हर जिले में लगभग अलग सेट भेजा जाता है, या मंडल वाइज या जिले वाइज। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और 7 सेटों का मैं सोल्यूशन आपको कराऊंगा। 2025 के मैंने करा दी है, प्ले लिस्ट बनी पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। अब मैं लेके आया हूँ 2026 के अनसोल्ड पेपर का सोल्यूशन कराऊंगा। एक एक सेट को आपको सोल्व कराऊंगा, रटना बिल्कुल नहीं है, समझते हुए चलेंगे। ठीक है, 2026 का आज हम कराएंगे पहला सेट। ठीक है, यूपी बोर्ड का। और ये चीज का ध्यान रखेंगे, यूपी बोर्ड में सबसे पहली बात, आपको अनसोल्ड पेपर क्यों सोल्व करने चाहिए और क्यों ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जो यूपी बोर्ड है वो हर साल 7 सेट बनाता है। मान लिया 2025 के आपने 7 सेट कर लिए, 2026 के आपने 7 सेट कर लिए, तो इन 7 सेटों में से ही आपको 90% के आसपास पेपर मिल जाता है। ठीक है, 90% के आसपास जो पेपर है वो इन 2 ईयर से ही आपको मिल जाता है। यानी 7 सेट आपको 2025 के और 7 सेट आपको 2026 के सोल्व कर लिए अगर, तो आप टॉपर बन सकते हैं, टॉपर की श्रेणी में आ सकते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। और मैंने 2025 के अपलोड कर रखे हैं, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, प्ले लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, और हर चैप्टर का अलग से जो है वह वन शॉट भी अपलोड कर रखा है, वहां भी आप देख सकते हैं। कुछ के अपलोड हो जाएंगे, कुछ के अपलोड हो गए हैं। ठीक है, चाहे फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, अनसोल्ड पेपर सबका कराऊंगा मैं। ठीक है, और एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो अनसोल्ड पेपर का सोल्यूशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें छोड़ देते हैं और ट्यूशन पढ़ते रहते हैं। और ट्यूशन में क्या होता है, अगर आपका ट्यूशन टीचर सही है तो आप क्या करेंगे, अनसोल्ड पेपर करेंगे, अनसोल्ड पेपर लेंगे। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पास कमेंट कर देंगे तो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो अनसोल्ड पेपर लेंगे आप और उस अनसोल्ड पेपर से मैच करेंगे कि जो हमारा टीचर पढ़ा रहा है क्या वो पिछले कुछ सालों में रिपीट किया गया है। अगर वो रिपीट ही नहीं किया गया तो अनसोल्ड पेपर में है नहीं होने वाला। ठीक है, क्योंकि ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वे छूट जाते हैं। इसलिए अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। और आपको पैटर्न पता लगता है कि कितने न्यूमेरिकल्स आते हैं, कितने डेरिवेशन आ रहे हैं, कितनी थ्योरी आ रही है, क्या आ रही है, ये सब आपको पता लगता है। क्योंकि ट्यूशन टीचर ज्यादातर थ्योरी पढ़ा देते हैं और थ्योरी का कोई नामो निशान इतना खास फिजिक्स में पूछा नहीं जाता। डेरिवेशन न्यूमेरिकल्स बेस्ड ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 पूछ ले जाते हैं थ्योरी के, जो हैं थ्योरी के में भी आपको पता लग जाएंगे कौन कौन से हैं और कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखते हैं, पहला है सेट नंबर 1 फिजिक्स क्लास 12 का 2026 346 डीसी इसका नाम है, सॉरी डीएस इसका नाम है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूट्यूब पर मैं आपको फ्री में प्रोवाइड कराऊंगा इन सब का सोल्यूशन। ठीक है, तो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ऐसा ही पेपर आएगा, ये आपको पता लग जाएगा कि कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, कैसा होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, देखते हैं सेट नंबर 1 का सोल्यूशन क्या है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारे पास खंड ए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 का, ये बहुविकल्पीय पे प्रश्न है भाई, टिक मार्क है, तो जो आंसर सही होगा उसी पे टिक करूंगा मैं, जो सोल्व करने का होगा वो सोल्व करवाऊंगा। जैसे ये है सोल्व करने का है। ठीक है, इसमें क्या है देखो, पहले का क्या है, यदि किसी माध्यम के लिए क्रांतिक कोण अल्फा हो तब वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण बीटा होना चाहिए। क्या होगा? दूसरा ऑप्शन इसका सही है, बीटा ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, इस पर टिक आप लगा लेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे ख की। ख क्या कहता है, 1 गुना 10⁻⁻⁷ कूलाम आवेश देने के लिए एक धातु के टुकड़े से निकले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसने पूछी है, तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। तो क्या दिया हुआ है, 1 गुना 10⁻⁷ कूलाम आवेश देने पर, यानी क्यू का मान दिया हुआ है 1 गुना 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, और पूछा गया है एक धातु के टुकड़े से निकले इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं एन से, ये आपको पता है, पहले चैप्टर का ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास होता है Q बराबर NE, हमें निकालना है N का मान।
ई का मान क्या होता है, फिक्स होता है। ई का मान याद रखेंगे 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 कूलम। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। ठीक है, अब क्यू बराबर होता है हमारे पास एन ई, तो एन ई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू। ठीक है, देखो क्यू बराबर एन ई लिख लें या एन ई बराबर क्यू लिख लें, कोई फर्क तो नहीं। ठीक है, तो एन निकालना हमें, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बटा ये ई कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा एन बराबर क्यू बटा ई। क्लियर। अब इसमें मान रख लेंगे, तो एन बराबर क्यू का मान कितना है, ये है 1 गुना 10 की पावर माइनस के 7 बटा ई का मान क्या है 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19, ये है। ठीक है, अब चलेंगे आगे। अब क्या कर लेंगे इसका, ये तो हो जाएगा एन बराबर 1 की 10 की पावर माइनस 7 में गुणा करेंगे, तो 10 की पावर माइनस 7 ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, या 1 ही लिख लो, इसे 1 मान के चल लो, कोई बात नहीं, 1 गुना 10 की पावर माइनस के 7। ठीक है, अब बटे 1.6 है, 1.6 है, अब 10 की पावर माइनस के 19 है। ठीक है, इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 19। ठीक है, हो जाएगा। अब एक अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट हटा लेंगे और एक जीरो बढ़ा लेंगे, ये पॉइंट हटाया और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लिया, तो ये बन जाएगा 10 और ये बन जाएगा 16। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब n बराबर ये हो जाएगा 10 बटा 16। ठीक है, गुना ये 7 है माइनस के, ये 19 है प्लस के, तो कितने बचेंगे, प्लस के 12 बच जाएंगे। ठीक है, तो 12 बच जाएंगे हमारे पास प्लस के, कोई दिक्कत यहाँ तक, तो कोई दिक्कत नहीं। अब चलो, अब इसे काट लो, 2 से काट लो, 2 पंजा 10 और 2 अट्ठे 16, तो आ जाएगा 5 बटा 8 गुना 10 की पावर 12। ठीक है, अब इसे भाग कर लेंगे, 8 से भाग कर लेंगे। ठीक है, एक एक स्टेप बताऊंगा, बस समझते हुए चलना है। 8 से भाग करेंगे तो पाड़ा चलता नहीं, तो क्या लगेगा, पॉइंट और जीरो बढ़ जाएगी। ठीक है, अब 8 6 48, तो क्या आ जाएगा 48, कितने बचेंगे हमारे पास 2। अब क्या है, जीरो बढ़ाते रहो और पाड़ा चलाते रहो, 8 दूनी 16, कितने बचेंगे 4, फिर जीरो लगाई, 8 पंजा 40, तो हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 0.625 गुना 10 की पावर 12। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, तो ये ऑप्शन में उत्तर नहीं दिया हुआ, ऑप्शन में उत्तर दिया हुआ है यहाँ पर, ऑप्शन में उत्तर क्या दिया हुआ है 6.25 गुना 10 की पावर 11। कैसा हुआ है, देखो ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट एक अंक सरकाएंगे तो माइनस की पावर, सॉरी प्लस की पावर घटेगी। ठीक है, ध्यान रखना, जब भी हम पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ लेके चलेंगे और प्लस की पावर है तो वो घटती चलेगी। ठीक है, अगर लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके चलेंगे तो प्लस की पावर है वो बढ़ती चलेगी, ये ध्यान रखें। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, ये है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं गैस परिकिरणित अल्फा कण का पथ होता है। ठीक है, पथ क्या होता है, यानी रास्ता उसका क्या होता है, फोर्थ इसका सही है, अति परवलयाकार होता है, इस पर टिक मारेंगे आप। ठीक है, घ रूट एल सी का मात्रक है, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सही है इसका, यानी सेकंड। ड पीएन संधि डायोड की अवक्षय परत में होते हैं न तो इलेक्ट्रॉन न ही प्रोटॉन। ठीक है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंग है, कौन सी तरंग है, माइक्रो तरंगे हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की साइड। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, खंड व्यय का। ठीक है, खंड व्यय का क्वेश्चन नंबर 2 का 1 क्या। ठीक है, किसी 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन वर्ताकार मार्ग पर चक्कर लगा रहा है। वर्ताकार मार्ग की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, त्रिज्या की गणना करनी है वर्ताकार मार्ग की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारे पास क्या दिया हुआ है। तो बी का मान दिया हुआ है, यानी टेस्ला एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। बी बराबर दिया हुआ है 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का एक इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा दी हुई है, यानी ई के बराबर कितना दिया हुआ है, ई के बराबर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है भाई, अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या बना लेंगे, हम जूल बना लेंगे। और इलेक्ट्रॉन वोल्ट के जूल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ई का मान रख देते हैं, यानी 10 गुना 10 की पावर 10 गुना 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 जूल हो जाएगा ये। ठीक है, ठीक है, क्या किया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब जूल में कन्वर्ट करते हैं तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 से गुणा करते हैं, तो वही हमने ये किया। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। ठीक है भाई, ये जूल आ गया। अब हम बात करेंगे आर की।
क्योंकि इसने पूछी है त्रिज्या, तो आर हमें निकालना है। ठीक है, तो आर निकालने के लिए सबसे पहले हमें वेग चाहिए होगा, वी का मान चाहिए होगा, और वी का फॉर्मूला होता है √2 ई के बटे एम। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है? √2 ई के बटे एम। ठीक है, मान रख देंगे √2 गुना ई के का मान कितना है हमारे पास? 10 गुना 1.6 गुना 10⁻⁻19 बटा एम का मान कितना है हमारे पास? एम का मान कितना होता है भाई? 9.1। ये फिक्स होता है भाई, 9.1 गुना 10⁻⁻31 याद रखेंगे इसे। 9.1 गुना 10⁻⁻31 किलोग्राम। ठीक है, याद रखेंगे भाई, 9.1 गुना 10⁻⁻31। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। चलिए अब कर लेते हैं इनकी गुणा, कर लेते हैं सोल्व इसे। रूट वाले को सोल्व करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, तो मैं करके दिखाऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से। ठीक है, अब देखो, इस 2 की 16 में गुणा करेंगे, यानी 1.6 में, तो हो जाएगा 16 दूनी 32, यानी एक अंक के बाद पॉइंट है तो क्या आएगा? 3.2। यानी इन दोनों की, 2 की और 1.6 की गुणा करेंगे हम। जब देखो 1.6 की 2 से गुणा करेंगे, यानी 2 चिक 12 का 2 हासिल 1, 2 एकम 2 और 1 3, ये आ जाएगा। और एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी क्या आएगा? 3.2। ठीक है, अब 10 है, 10 प्लस का है, इसका मतलब क्या है? 10⁻1 है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? 10⁻1 है, तो ये 1 प्लस का है, एक मतलब 10⁻1 है प्लस की, और 10⁻19 है माइनस की, तो कितने बच जाएंगे माइनस की? 18 बच जाएंगे। तो 10⁻⁻18 क्लियर, बटे 9.1 गुना 10⁻31। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक अंक के बाद पॉइंट है यहाँ, एक अंक के बाद यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। ठीक है, तो v बराबर हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 32 गुना 10⁻⁻18 बटा 91। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है भाई, क्लियर है बिल्कुल। चलिए अब भाग कर लेंगे। अब क्या कर लेंगे? भाग कर लेंगे 91 से 32 को। ठीक है, करेंगे तो क्या होगा? अभी पारा चल नहीं रहा तो पॉइंट लगा देंगे और 0 बढ़ा देंगे। अब क्या पे चल जाएगा? 3 पे चल जाएगा, 91 चल जाएगा, 91 पे। ठीक है, देखो 3 एकम 3 और 27। ठीक है, 273 चल जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 273। यहाँ तक कोई दिक्कत है भाई किसी को? बताएंगे जल्दी फटाफट। अब घटा लेंगे बस इसमें से, कितने बच जाएंगे? 10 में से 3 गए 7, यहाँ बचेंगे 11, 11 में से 7 गए, 11 में से 7 गए, कितने बचेंगे हमारे पास? बताओ जल्दी जल्दी। ठीक है, 4, 11 में से 7 गए, कितने बचेंगे? 4। अब यहाँ तो कुछ नहीं बचा, 47 बच गए हैं। ठीक है, 47 बच गए। अब फाड़ा फिर चलाओ, अब तो 0 लगाते रहो, बढ़ाते रहो, क्या पे चल जाएगा? 7 पे या 8 पे? देखो 91 सत्ते, 7 एकम 7 और 7 निम 63, तो आ जाएगा 631। ये तो 631 हो जाएगा। 4 पे देखो भाई, 91 चौके, 4 एकम 4 और 9 चौक 32। ठीक है, 4 नीम 36, 4 नीम 36 हो जाएगा 364। और 5 पे देखो, 5 एकम 5 और 5 नीम 45, आराम से चल जाएगा ये 5 पे, तो हमारे पास आ जाएगा 5 455। कितने बचेंगे हमारे पास? 5 और 1 बच जाएगा, यहाँ 15 बच जाएंगे। ठीक है, अब फिर चला लो। अब क्या पे चल जाएगा? 1 पे चल जाएगा, बस इतना ही काफ़ी है। 0.35 देखेंगे, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते। तो ये हो जाएगा हमारे पास, कितना हो जाएगा ये? v बराबर √0.351। ठीक है, 1 मान लो इसे, और गुना हमारे पास ये हो जाएगा, नीचे भाई 10⁻31 भी है माइनस के। ठीक है, इसे ऊपर ले जाते हैं हम 31 को, ये 18 तो है ही हमारे पास। देखो ये 18 तो है ही 10 इसे और इसे भाग करने के बाद कितना आया? 0.35, यानी 0.351। ठीक है, ये 18 है ही, और इसे ऊपर ले जाते हैं तो हो जाता है प्लस का 10⁻31। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? √0.351 गुना ये 31 घटा देंगे इसमें से,
ठीक है, 31 प्लस के हैं, 18 हैं माइनस के, तो कितने बच जाएंगे? 13, 13 बच जाएंगे हमारे पास प्लस। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, अब पावर हटाओगे, देखो पावर हटाएंगे अब इसकी। तो मैंने आपको बताया भी था पहले पिछले क्वेश्चन में जब सोल्व कराया था कि अगर हम पॉइंट को राइट हैंड साइड की तरफ लेके चलेंगे तो प्लस की पावर जो है हमें घटती चलेंगे। तो हम क्या कर सकते हैं इसे 3.5 3.551 गुना ये कितने हो जाएंगी 10 की पावर 12 हो जाएंगी। ठीक है, यानी एक घट जाएगी क्योंकि एक अंक हमने पॉइंट इधर सरका दिया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लो। चलो वर्गमूल निकाल देते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकाल देंगे भाई। इसका कैसा होगा देखो, हमारे पास क्या है 3.51 है, इसका वर्गमूल निकालना तो कैसा निकलेगा देखो। होता क्या है इसमें कि जोड़े बनते हैं, जोड़े बना लेंगे दो दो के, तो इधर है नहीं तो एक ही जोड़ा रहेगा इधर तो। ठीक है, उधर दो, इधरली साइड से बनाते हुए चलेंगे। ठीक है, वर्गमूल जब आपने निकाला होगा तब आप सीखे भी होगे, नहीं सीखे तब भी कोई बात नहीं, यहाँ ध्यान दे लो तो सब सीख जाओगे। ठीक है, अब देखो इसका डबल में चलता है। मान लिया तो पाड़ा चलेगा 1 गुना 1, या पाड़ा चलेगा 2 गुना 2, या पाड़ा चलेगा 3 गुना 3। ठीक है, अब 1 गुना 1 चलाएंगे तो 1 आएगा, और 2 गुना 2 चलाएंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 ज्यादा हो जाएगा, इससे 4 ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें पाड़ा चलाएंगे 1 गुना 1 पर। तो 1 गुना 1 यानी 1 प्लस 1। ठीक है, और जितना हम यहाँ लिखेंगे भागफल आएगा उतना ही यहाँ इसमें ऐड होगा, ये रूल है इसका। ठीक है, समझ आई बात? मान लिया 1 1 लिया, 1 पर चलाया हमने, 1 की कम 1। ठीक है, 1 यहाँ लिख दिया, लेकिन 1 जो भागफल लिखा वही यहाँ ऐड होगा। ठीक है, तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे 2। अब यहाँ कितने बचेंगे 2। अब 2 का जोड़ा निकाल लो, 5 और 1। ठीक है, हो गया, ये हो गया 251। ठीक है, अब 251 का पाड़ा चलाओ, कैसे चलाओ, कैसे चलेगा 251 में, देखो समझो इसे भी। अब जैसे इसमें करा था 2 गुना 2, 3 गुना 3, 1 गुना 1, ऐसे ही इसमें चलेगा। इसमें कैसे कैसे चलेगा देखो, इसमें ऐसे चलेगा जैसे 22 है, 2 है तो 2 के आगे लगाएंगे हम 2 गुना 2 ऐसे। ठीक है, या 2 गुना, मान लिया यहाँ अगर 6 लगा रहे हैं तो यहाँ भी 6 लगेगा। ठीक है, देखो अब चलता है क्या 6 पे, 6 छंग 36 का 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 और 3 15। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो तो अलग से भी सिखा दूंगा मैं से, अगर नहीं समझ में आ रहा हो, वैसे तो समझ आ जाएगा। 8 पे देखो, 8 8 64 का 4 हासिल लगेंगे 6, 8 दूनी 16 और 6 22, कितना आ जाएगा 224। इस पे चल जाएगा, तो 8 पे चल गया। अब देखो यहाँ पॉइंट के बाद की बात हो रही है तो पॉइंट तो लग जाएगा 1 से पहले, क्योंकि 1 से चलने के बाद पॉइंट वाला आया अगला। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1.8। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक भाई? ठीक है, 1.8। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो 8 पे चल रहा है पाटा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 1.8 ही इसका हो जाएगा। ठीक है, कितना 224, बस इतना ही काफी है। 1.8 हम इसका लिख देंगे। अब देखो v बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से इसका आ जाएगा 1.8। बाहर निकालने के बाद रूट से बाहर निकाल ले, हम वर्गमूल कर दिया, और रूट से बाहर निकालने के बाद जो ये है 12, ये कितना रह जाएगा आधा, पावर कितनी रह जाती है आधी, तो आ जाएगा 1.8 गुना 10 की पावर 6। यहाँ तक क्लियर है? अब बढ़ेंगे आगे। अब हमसे पूछा है इसने आर का मान, तो आर बराबर फॉर्मूला लगा देंगे mv बटे qb। ठीक है, फॉर्मूला होता है आर बराबर mv बटा qb। ठीक है, अब इसमें मान रख देंगे हम, आर बराबर m का मान वही 1.9.1 गुना 10 की पावर माइनस के 31, v का मान हमने कितना निकाला 1.8 गुना 10 की पावर 6। ठीक है भाई, चलिए, और बटे क्यू का मान हमें कितना है, क्यू का मान हमें पता है, क्यू और ई का मान जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात होती है तो क्या लिया जाता है बताओ, 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था, क्यू या ई का मान दोनों में यही लेंगे जब इलेक्ट्रॉन पर आवेश की बात होगी। ठीक है, तो 1.6 गुना 10 की पावर माइनस के 19 ये हो गया, गुना बी का मान हमारे पास दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, बी बराबर टेस्ला कितना दिया हुआ है 10 की पावर माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 5 रख देंगे। अब करेंगे इसे सोल्व। ठीक है, सोल्व करेंगे और आंसर बताएंगे। ठीक है भाई, देखो
अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक तो। अब ये तो बन जाएगा 18 और ये बन जाएगा 16। अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है तो इसे भी हटा दो और एक जीरो यहाँ पर बढ़ा लेंगे, तो और बराबर हमारे पास हो जाएगा 91, क्योंकि पॉइंट तो उसका हट चुका अब। और 10 की पावर माइनस के 31 है और ये 10 की पावर प्लस के 6 है, तो कितने बच जाएंगे हमारे पास, 10 की पावर 25 बच जाएंगे माइनस के और गुना 18। ठीक है, क्योंकि पॉइंट तो अब रहा नहीं इसमें, तो कितना रह गया 18 बटे ये कितना रह गया 16 गुना ये देखो माइनस के 19 और माइनस के 5, 10 की पावर माइनस के 19 और 10 की पावर 5, तो कितने हो जाएंगे 10 की पावर माइनस के 24। ठीक है, और गुना 10 की पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है, यानी प्लस का ये माननी जाएगी पावर। ठीक है, अब देखो 2 पे कट रहा है, 2 नीम 18 और 2 पे कट रहा है 2 अट्ठे 16। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आर बराबर हमारे पास हो जाएगा 91 गुना नंबर एक जगह लिख लेंगे 9। ठीक है, 91 और 9। ठीक है, और गुना 10 की पावर माइनस के 25 ये हो गया बटे ये तो 8 है ही यहाँ पर, और गुना ये तो 8 है ही, और गुना देखो ये 24 है माइनस के और ये 24 है माइनस के, प्लस का है 1, तो कितने हो जाएंगे माइनस के 23। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब 91 की 9 से गुणा कर लेंगे, 91 की 9 से, करीबी थी शायद, नहीं करी नहीं, कोई बात नहीं, 9 से कर लेंगे, 9 एकम 9 नम नम 81, तो हमारे पास आ जाएगा, सॉरी 9 एकम 9 और नम नम 81, तो ये आ जाएगा 819, तो आ जाएगा 819 गुना 10 की पावर माइनस के 25, जिसे ऊपर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा प्लस के 10 की पावर 23 प्लस के। ठीक है, ये माइनस के हैं ऊपर जाती है प्लस के हो जाएंगे बटे हमारे पास ये कितना हो जाएगा 8। अब 8 से भाग कर देंगे तो हमारे पास 8 से भाग करेंगे 816 को 819 को, तो क्या आ जाएगा किससे 8 से, 8 एकम 8। ठीक है, उतारेंगे हम 1, पाड़ा नहीं चलता तो क्या होगा 0 लगेगी और उतारेंगे 9, तो हमारे पास हो जाएगा ये 8 दूनी 16, कितने बचेंगे 3, फिर पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 8 दूनी 16 8 या 24, तो आ जाएगा हमारे पास 24। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, तो और बराबर हमारे पास आ जाएगा 1.102.3 गुना ये कितने बच जाएंगे हमारे पास 10 की पावर माइनस के 2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है भाई किसी को। चलिए अब यहाँ तक क्लियर है। चलो अब क्या करेंगे, ये जो 10 की पावर माइनस के 2 है, ठीक है, इसे हटाना हमें यहाँ से, तो हम क्या करेंगे ये पॉइंट जो है वो यहाँ ले आएंगे, यानी आर बराबर हम क्या लिख सकते हैं 1.02। ठीक है, आगे की जरूरत भी नहीं है ऐसे लिखने की। ठीक है, तो ये बन जाएगा मीटर, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और कहीं कहीं भैया आंसर इसका क्या दिया हुआ है 1.06 भी दिया हुआ है और 1.07 भी दिया हुआ है, तो लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास 1.0 हमने मैच कर दिया। ठीक है, इसका आगे का क्या होता है कि कहीं तो ये 3 अंकों तक ले लेता है, कहीं 4 अंकों तक ले लेता है पॉइंट के बाद, और हम लेते हैं 1 या 2 अंकों तक, तो उससे थोड़ा वो हो जाता है। बाकी ये आंसर भी आपका सही होगा। ठीक है, कोई भी कंफ्यूज होने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, कैलकुलेशन की बात होती है, ये आंसर भी आपका सही होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ख विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए। विद्युत चालकता और विशिष्ट चालकता की परिभाषा लिखिए, तो जितना पूछा है उतना ही करेंगे क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। आंसर में लिखेंगे विद्युत चालकता, हेडिंग डाल लेंगे। प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। ठीक है, व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है उल्टा, तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे हम विद्युत चालकता कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे हम विद्युत चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अगर हम विद्युत चालकता का फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे 1 बटा प्रतिरोधकता। क्या लिखेंगे 1 बटा प्रतिरोधकता। क्यों लिखा, क्योंकि ये व्युत्क्रमानुपाती है, यानी व्युत्क्रम है, उल्टा है। उल्टे का मतलब क्या है, बटे में है, 1 बटे में है। ठीक है, क्योंकि विद्युत चालकता अगर हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोधकता घटेगी, अगर प्रतिरोधकता बढ़ाएंगे तो विद्युत चालकता घटेगी। ठीक है, उल्टा होगा, ये बढ़ेगी ये घटेगी, ये घटेगी ये बढ़ेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसे ही बोलते हैं हम उल्टा होना, व्युत्क्रम। ठीक है भाई, अब विशिष्ट चालकता की बात करते हैं। दोनों में है उल्टा ही, ये तो प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को कहते हैं। इसे किसे कहते हैं, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के, क्योंकि विशिष्ट चालकता की बात हो रही है तो विशिष्ट प्रतिरोध के जो व्युत्क्रम है उसे ही हम क्या बोल लेंगे हम
पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, यानी विशिष्ट चालकता बराबर होता है, क्या लिखा जा सकता है, विशिष्ट चालकता बराबर क्या लिखा जा सकता है, 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध, 1 बटा विशिष्ट प्रतिरोध। इसका मतलब क्या हुआ कि विशिष्ट प्रतिरोध की उल्टी है क्या, विशिष्ट चालकता। यानी विशिष्ट चालकता बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, ये घटाएंगे तो ये बढ़ेगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से, इन फॉर्मूले से भी आप इनकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं कि कौन किसका उल्टा है। ठीक है, इसे भी सिग्मा से हम प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्या है, गै, दूसरे का गै। किसी धातु का कार्यफलन 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, न्यूनतम आवृत्ति के फोटोन की गणना कीजिए जो फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करेगा। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे इसका। तो ये जो कार्यफलन है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं हम, W से। किससे प्रदर्शित करते हैं, W से। कार्यफलन W बराबर कितना दिया हुआ है हमारे पास, 3.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है यहाँ तक। तो अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या बना लेंगे हम, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के क्या बना लेंगे, जूल, जैसे हम बनाते हैं पहले से। क्या हो जाएगा, 3.3 गुणा 1.6 गुणा 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 गुणा 10 की पावर -19 से गुणा करते हैं, यह आपको मैंने पहले भी बता दिया है। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमारे पास W बराबर फॉर्मूला होता है h न्यू नॉट का। ठीक है, h न्यू नॉट। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, h बराबर हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला, 6.6 गुणा 10 की पावर -34। ये याद रखेंगे भाई, प्लांक नियतांक का मान। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब हम बात करेंगे V नोट क्या है, देहली आवर्ती या न्यूनतम तरंग, न्यूनतम आवर्ती। ठीक है, न्यू नोट क्या है, देहली आवर्ती या न्यूनतम आवर्ती। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है W बराबर h म्यू नोट। ठीक है, न्यू नोट, ठीक है, या V0, सिंपल बात बोल लो, VO बोल लो, V0 बोल दो। ठीक है, तो हम ये निकालना है हमें V नोट। तो हम क्या करेंगे, W बराबर h V नोट है, या हम क्या लिख सकते हैं इसे, h V नोट बराबर W। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ठीक है, आसान तरीका आपको समझाऊंगा। तो V नोट बराबर क्या हो जाएगा, W बटा h लिखा जा सकता है। ये h कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। ठीक है, फॉर्मूला बन जाएगा V नोट बराबर W बटा h। अब इसमें मान रख देंगे इसका। ठीक है, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, V नोट बराबर W का मान कितना है हमारे पास, ये है 3.3 गुना 10 1.6 गुना 10 की पावर -19 बटा h का मान है 6.6 गुना 10 की पावर -34। ठीक है, अब एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। तो जब पॉइंट से पॉइंट हट गया है तो क्या रह जाएगा, V नोट बराबर, ये तो रह जाएगा 33 गुणा, ये रह जाएगा 1.6, ये गुणा 10 की पावर -19 बटा ये हो जाएगा 66। इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 34। ठीक है, अब ये माइनस का 34 है 10 की पावर, ऊपर जाके प्लस का 34 हो जाएगा, तो प्लस की पावर हो जाएगी। ठीक है, तो अब देखो 33 दूनी, सॉरी 33, हाँ 33 दूनी 66 हो गया, कट गया पूरा का पूरा। ठीक है, अब 2 से काट दो, या एक काम करो, V नोट ऐसे करो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे और एक 0 यहाँ पर बढ़ा लेंगे, यानी ये बन जाएगा 20 और ये बन जाएगा 16। ठीक है भाई, तो V नोट बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 गुना 10 की पावर, देखो ये 19 है और ये 34 है, 19 है माइनस के, 34 है प्लस के, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये 11 और 4 15। ठीक है, तो 15 हो जाएंगे हमारे पास ये प्लस 10 की पावर 15 बटा 20 बटा 20। अब देखो 4 से काट लो, 4 चौक 16 और 4 पंजा 20, तो V नोट बराबर आ जाएगा हमारे पास 4 बटा 5 गुना 10 की पावर 15। अब भाग कर लेंगे, इसके भाग करेंगे फटाफट और बताएंगे जल्दी से। तो क्या जाएगा हमारे पास, ये भाग करेंगे 5 से, तो पाड़ा चलता नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 अट्ठे 40, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, V नोट बराबर 0.8 गुना 10 की पावर 15। अगर हम ये पॉइंट को हटाना चाहें, यहाँ से यहाँ लाना चाहें, तो ये बन जाएगा 8.0 गुना 10 की पावर 14। ठीक है, यानी हम इस पॉइंट को हटा सकते हैं, यानी क्या लिखा जा सकता है इसे, 8 गुना 10 की पावर 14 हर्ट्ज। ठीक है, हर्ट्ज होता है इसका मात्रक, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है भाई, पॉइंट को यहाँ हटाया लगाया, तो 8 के बाद है कोई अंक नहीं है, तो क्या माना जाएगा, वो 8 ही माना जाएगा। ठीक है, तो समझाने के लिए मैंने आपको बताया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसका आंसर होगा। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, गै।
प्रतिचुंबकीय तथा अनुचुंबकीय पदार्थ का अर्थ उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है और अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है। प्रतिचुंबकीय का मतलब ही है कि चुंबक से दूर भाग जाना। ठीक है, और अनुचुंबकीय का मतलब है अनुसरण करना, किसका, चुंबक का, यानी चुंबक की ओर आना या खींचना या आकर्षित होना। ठीक है, और प्रतिचुंबकीय का मतलब है प्रतिकर्षित होना, यानी उससे दूर भागना। ठीक है, तो क्या होते हैं ऐसे पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर अक्षेत्र की विपरीत दिशा में तीक्ष्ण चुंबकित होते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्षीण, इसका मतलब है बहुत कम मात्रा में। ठीक है, क्या होते हैं, विपरीत दिशा में। मान लिया, देखो ये मान लिया चुंबक है, सिंपल भाषा में समझेंगे। ठीक है, इसके पास कोई प्रतिचुंबकीय पदार्थ रखा हमने। ठीक है, ये क्या होगा, ये इससे दूर भाग जाएंगे थोड़ा विपरीत दिशा में, इस साइड होंगे। ठीक है, प्रतिचुंबकीय विपरीत दिशा में, तो ये दूसरी तरफ सरक जाए। ठीक है, चुंबकित होते हैं। तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाया जाता है, मान लिया बहुत ही ज्यादा पावर की कोई चुंबक है, समीप ला रहे हो उसे, तो ये उस सिरे की ओर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं, उस सिरे की ओर भी क्या होंगे, प्रतिकर्षित होंगे। प्रतिकर्षित का मतलब दूरी भागेंगे उससे। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे BiSb H2O आदि। ठीक है, अब अनुचुंबकीय की बात करेंगे। अनुचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ जो बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की दिशा में, जो क्षेत्र की दिशा होगी उसकी वो क्या होंगे, चुंबकित होंगे, क्षीण होंगे, ये भी थोड़े होंगे। तथा जब इन पदार्थों को किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाया जाता है तो ये उस सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। वही मैं आपको बता रहा था कि अनुचुंबकीय का मतलब ही है अनुसरण करना, किसका, चुंबक का अनुसरण करना। ठीक है, यानी चुंबक की ओर ये आकर्षित होंगे। ठीक है, यानी जो चुंबक की ओर, अगर आप सिंपल डेफिनेशन भी बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो चुंबक के सिरे की ओर कम मात्रा में प्रतिकर्षित होते हैं या प्रतिकर्षित होते हैं, और अनुचुंबकीय पदार्थ में पदार्थ होते हैं जो चुंबक के सिरों की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी आपकी आसान बन जाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। निम्न चित्र में दो प्रत्यावर्ती परिपथों के V एवं I का समय t के साथ ग्राफ पर दिखाया गया है। कौन सा वक्र धारितीय एवं कौन सा वक्र प्रतिरोधीय परिपथ का है। देखो भाई, इसे समझते हैं। ये दो ग्राफ दिए हुए हैं हमारे पास, कौन सा प्रतिरोधीय है और कौन सा धारितीय है। देखो, धारितीय में क्या है और प्रतिरोधीय में अंतर क्या है। प्रतिरोधीय का मतलब होता है, प्रतिरोधीय में क्या होता है, जो V और I है वो एक साथ चलते हैं। ठीक है, एक साथ चलते हैं, लेकिन धारितीय में ऐसा नहीं होता। अब देखो, यहाँ ये चल रहा है वक्र और ये I का वक्र है। ठीक है, दोनों एक साथ पहुंच रहे हैं और यहाँ मिलते हुए पहुंच रहे हैं, तो ये कौन सा होगा, प्रतिरोधीय। ये कौन सा होगा, प्रतिरोधीय। ठीक है, ये कौन सा वक्र होगा, प्रतिरोधीय होगा। और ये होगा धारितीय, जो अलग अलग चल रहे हैं। ये कौन सा होगा, धारितीय। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखो, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा, लेकिन ये स्टार्ट भी यहीं हो रहा, खत्म भी यहीं हो रहा, तो यह प्रतिरोधी है। अगर ऐसा नहीं है, उससे अलग स्थिति है, तो वो होगा धारितीय। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 6, लेंस की अक्षमता किस में अधिक होगी। ठीक है, वायु में या जल में, ये बताना है। तो आपको पता है लेंस की अक्षमता 1 नंबर का प्रश्न है। लेंस की अक्षमता किस में अधिक होती है, वायु में अधिक होती है, याद रखेंगे। किस में अधिक होती है, वायु में। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ एक नंबर के। अब ये खत्म हो गया, अब चलेंगे 2-2 नंबर के। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। भैया 2-2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ठीक है, तीसरे का क्या है, पीएन संधि डायोड के अगर अभिन्न स्थिति में वोल्टेज व धारा के बीच ग्राफ खींचिए। ठीक है, तो ये वोल्टेज और धारा के बीच ग्राफ है, अगर धारा और अगर वोल्टेज। ठीक है, वोल्टेज और धारा के बीच इसने पूछा, ये ग्राफ आप बना लेंगे। ठीक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, सिंपल सा है, 2 नंबर में पूछा गया है। ठीक है, और इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर क्वेश्चन आता है, तो आप इसे पक्का कर लेंगे। लास्ट चैप्टर है फिजिक्स का। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। ट्रांसफॉर्मर का कार्यकारी सिद्धांत लिखिए, इसमें ऊर्जा अक्षों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, ऊर्जा अक्ष कितने प्रकार से होते हैं वो बताना है।
तो ट्रांसफार्मर का कार्यकारी सिद्धांत होता क्या है पहले से समझते हैं। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, ये या तो याद रखेंगे, 1 नंबर में पूछा जाता है, एग्जामिनर भी वाई में पूछता है ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। यदि निकट स्थित दो कुंडलियों में से एक में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन हो तो निकट स्थित दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित विद्युत वाहक उत्पन्न हो जाता है। ये क्या है, इसका कार्यकारी सिद्धांत है। देखो वैसे तो ये जो डीपली है समझा जाएगा जब हम फैराडे के नियम आपको समझाएंगे, ठीक है, लेकिन अभी मैं आपको इसको मोटा मोटा सा समझा देता हूँ। यदि निकट स्थित दो कुंडलियों, मान लिया ये दो कुंडलियां हैं, ठीक है, निकट स्थित हैं, कुंडलियों में से एक में प्रवाहित धारा के मान में, मान लिया इसके इस कुंडली के प्रवाहित धारा हो रही जो उसके मान में हमने क्या कर दिया, परिवर्तन कर दिया। तो ये जो दूसरी कुंडली है इसमें क्या होगा, एक बंद चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, बंद चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि बंद चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ठीक है, परिवर्तन होगा, उत्पन्न तो होगा ही, परिवर्तन भी होगा क्योंकि कम ज्यादा होगा। क्या होगा, कम ज्यादा, विद्युत बल रेखाएं कम ज्यादा होगी। जब विद्युत बल रेखाएं कम ज्यादा होंगी चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन भी होगा, और जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। प्रेरित इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये उत्पन्न होता है। ठीक है, हम उत्पन्न करते हैं इसे, ये खुद से नहीं होता, इसलिए इसे बोला जाता है प्रेरित विद्युत वाहक बल, यानी हमने प्रेरित किया इसे। ठीक है, इस विद्युत वाहक बल को हमने बनाया, प्रेरित किया। तो कहने का मतलब क्या है, जब दो कुंडलियां हैं, एक ये है एक ये है, एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में अगर परिवर्तन कर दिया जाए तो क्या होगा, दूसरी कुंडली के में क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो जाएगा तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। ये किसका सिद्धांत है, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत है। ठीक है, बाकी आपको फैराडे के नियम जब मैं आपको कराऊंगा उसमें बहुत डीपली आपको समझाऊंगा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो उसे समझेंगे, जब वो समझ आ जाएगा तो ये आसान तरीके से आपको समझ आ जाएगा। ट्रांसफार्मर में ऊर्जा अक्ष क्या होते हैं, फ्लक्स हानि होती है एक, तो एक लोह हानि होती है, एक शिथिल्य हानि होती है, एक तार्मिक हानि भी आप लिख सकते हैं, तार्मिक हानि भी होती है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। द्रव्यमान स्थिति तथा बंधन ऊर्जा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, समझते हैं द्रव्यमान स्थिति होती क्या है और बंधन ऊर्जा क्या होती है। तो द्रव्यमान स्थिति देखते हैं, किसी नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों के द्रव्यमान तथा नाभिक के द्रव्यमान के अंतर को द्रव्यमान स्थिति कहते हैं। यानी न्यूक्लियनों का जो द्रव्यमान है उसमें से क्या माइनस कर देंगे, नाभिक के द्रव्यमान को हम घटा देंगे। अंतर का मतलब होता है घटाना। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी हमारे पास, द्रव्यमान स्थिति कहलाएगी, जो भी आ जाएगी। अब बंधन ऊर्जा की बात करेंगे। बंधन ऊर्जा का मतलब होता है, अगर आप देख कर समझे, बंधन ऊर्जा का मतलब क्या होता है, बांधना। ठीक है, लेकिन इसमें यहाँ अर्थ इसका ये नहीं है, तो आप समझेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। बंधन ऊर्जा का मतलब यहाँ पर है तोड़ने से, अलग अलग करने से। ठीक है, तो नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियनों को अलग अलग करने के लिए आवश्यक बाह्य ऊर्जा को क्या कहेंगे हम, बंधन ऊर्जा। मान लिया न्यूक्लियन है, किसी न्यूक्लियनों को हम क्या कर दिया, बाहर से ऊर्जा देकर तोड़ दिया, अलग कर दिए हमें। ठीक है, तो वो जो बाहर से ऊर्जा दी हमने अलग अलग करने के लिए, वही क्या कहलाएगी हमारे पास, बंधन ऊर्जा कहलाएगी। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। कुछ समझ में ना आया तो भाई कमेंट करके पूछ लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। प्लस 10 माइक्रो कुलाम तथा माइनस के 10 माइक्रो कुलाम, इसे बोलते हैं माइक्रो, ये होता है कुलाम, सी लग गया कुलाम, के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित है। द्विध्रुव को 0 डिग्री स्थिति से 180 डिग्री तक घुमाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। ठीक है, सोल्यूशन करेंगे इसका। तो क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमारे पास क्यू का मान दिया हुआ है। क्यू का मान कितना है, 10 माइक्रो कुलाम। देखो एक चीज को समझेंगे, प्लस क्यू और माइनस क्यू, देखो प्लस 10 माइक्रो कुलाम और माइनस 10 माइक्रो कुलाम, ये बिंदु आवेश हैं। ठीक है, माइनस और प्लस सिर्फ प्रकृति बता रहा है, लेकिन कुलाम क्या है, मतलब जो आवेश है वो कितना है, 10 माइक्रो कुलाम ही है। ठीक है, माइनस और प्लस क्या बता रहे हैं, प्रकृति बता रहे हैं सिर्फ। ठीक है, अगर हम कुलाम मतलब आवेश की बात करेंगे तो आवेश कितना है उस पर, क्यू ही है, और क्यू कितना, यानी 10 माइक्रो कुलाम। ठीक है भाई, तो यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, लेकिन है इसका आवेश 10, भले ही माइनस में हो या प्लस में हो। माइनस और प्लस सिर्फ इसकी क्या बता रहे हैं, प्रकृति। ठीक है, अब 2L कितना है इसका, 2L है 2 सेंटीमीटर।
12 कितना है 2 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर 12 क्या है, प्रदर्शित करते हैं इसकी दूरी को। मैंने आपको जब पढ़ाया था पहला चैप्टर, उसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण था। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है उसमें 2 बिंदु आवेश होते हैं, उनके बीच की दूरी को किससे प्रदर्शित करते हैं, 12 से प्रदर्शित करते हैं। तो वही चीज है, ठीक है। तो 12 बराबर 2 सेंटीमीटर है, बराबर सेंटीमीटर के मीटर बना लेंगे, यानी 10⁻⁻² से गुणा कर लेंगे, ठीक है भाई। और ये दिया हुआ है द्विध्रुव 1 × 10⁵ वोल्ट प्रति मीटर, ठीक है, वोल्ट प्रति मीटर। यानी ई का मान दिया हुआ है हमारे पास, ई का मान कितना दिया हुआ है 1 × 10⁻⁻5 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान विद्युत क्षेत्र। क्योंकि विद्युत क्षेत्र की बात कर रहा है, विद्युत क्षेत्र को किससे प्रदर्शित करते हैं, ई से प्रदर्शित करते हैं। और θ1 कितना दिया हुआ है 0 अंश, और θ2 हमारे पास दिया हुआ है 180, ठीक है। 0 से 180 तक घुमा रहे हैं हम, 0 से 180 तक घुमा रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का, यानी P का, Q × 12 होता है। क्या होता है Q12 या Q × 12, ठीक है। Q का मान हमारे पास कितना है, Q को माइक्रो कूलाम में है। अब माइक्रो कूलाम के हम क्या बना लेंगे, सबसे पहले कूलाम बना लेंगे। माइक्रो कूलाम के कूलाम बनाने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं, तब क्या बन जाता है हमारे पास, कूलाम बन जाता है। क्या बन जाता है, कूलाम बन जाता है। तो Q का मान रख लेंगे 10 × 10⁻⁻6 गुणा 12 का मान कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻⁻², ठीक है भाई। चलो अब कर लेंगे इसे सोल्व। ये हो जाएगा 10 दूनी 20, ठीक है। ये हो गया 20 गुना, ये 10⁻6 है माइनस के, और ये 2 है, 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, यानी 8 माइनस के 8, ठीक है। ये हम क्या लिख सकते हैं, ये एक 0 है, इसका मतलब क्या है, एक प्लस का 10 की पावर है। या क्या लिखा जा सकता है इसे, 2 × 10⁻⁻7, ठीक है भाई। तो ये आ जाएगा हमारे पास विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका, ठीक है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आ जाएगा P का मान। लेकिन इसने पूछा क्या, आवश्यक ऊर्जा की गणना कीजिए। तो गणना करनी है हमें, तो फॉर्मूला लगाएंगे W बराबर PE cos θ1 - cos θ2, ठीक है। PE cos θ1 - θ2, क्योंकि ये हमने उसमें ही पढ़ाया था आपको, डेरिवेशन है भाई ये, इसे सोल्व भी कराया था, ठीक है। तो W बराबर P का मान कितना है हमारे पास, 2 × 10⁻⁻7, E का मान कितना है 1 × 10⁵, और cos θ1, तो cos θ1 यानी थीटा का मान कितना है, θ1 का 0 अंश माइनस cos θ2, यानी θ2 की जगह क्या रखेंगे 180। क्लियर है भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब देखो W बराबर ये 2 एकम 2 गुना 10⁻7 है माइनस के, प्लस के है 5, तो माइनस के कितने बच जाएंगे 2, ठीक है भाई। अब cos 0 का मान कितना होता है 1, cos 0 का मान कितना होता है 1, और माइनस 180 का मान, cos 180 का -1, तो क्या हो जाएगा हमारे पास ये W बराबर 2 × 10⁻⁻2, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 1 + 1 यानी 2। तो यानी क्या लिखा जा सकता है इसे, W बराबर 2 × 10⁻⁻2, और ये हो जाएगा 1 + 1 2, यानी 2 गुणा 2, गुणा में ही है, जब कोई नहीं है तो गुणा में, तो हो जाएगा W बराबर 2 दूनी 4, यानी 4 × 10⁻⁻2, या तो ये आ जाएगा इसका आंसर, यहाँ छोड़ देंगे। ऊर्जा है तो जूल मात्रक लगेगा इसका, ठीक है। या फिर 2 अंकों के बाद 2 हैं, इसे हटाना, तो क्या हो जाएगा ये W बराबर 0.4। क्यों क्यों हो जाएगा ये ऐसा, क्योंकि 2 पावर है हमारे पास माइनस की, और 2 अंकों के बाद ये पॉइंट हम सरका लेंगे, ठीक है। 0.04, ठीक है, जूल। ये आंसर भी इसका सही है और ये आंसर भी इसका सही है, क्योंकि 2 पावर है माइनस की, तो 2 अंक पॉइंट इधर आ जाएगा, 1 और 1 2, ठीक है। तो दोनों आंसर इसके सही है, कोई सा भी आप लगा सकते हैं। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे। कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। खंडदय है भाई, खंडदय, ये 3 अंक के क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। कितने अंक के, 3 अंक, 3 अंक के प्रश्न है, 3 नंबर के। खंडदय क्या है, चौथे का क, विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, इनका संचरण आरेख बनाइए। संचरण आरेख में विद्युत क्षेत्र आयाम तथा चुंबकीय क्षेत्र आयाम दिखाइए, ठीक है। तो हमने दिखा दिया विद्युत क्षेत्र और ये चुंबकीय क्षेत्र, ये संचरण की दिशा भी हमने
बता दी। आसान सा चित्र है, आप बना भी लेंगे। अब देखेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती क्या है। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, यानी विद्युत और चुम्बकीय तरंगे दोनों मिक्सर है, विद्युत का भी और चुंबक का भी। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगे विद्युत तथा चुम्बकीय क्षेत्रों के दोलन है। दोलन माने चक्कर, ठीक है, दोलन है जो आकाश में प्रसारित होती हैं, जो आकाश में प्रसारित हो रही। इन्हें आवेशित कणों के त्वरित होने पर उत्पन्न किया जा सकता है। जब आवेशित कण त्वरित होंगे तब इन्हें क्या किया जा सकता है, उत्पन्न किया जा सकता है, या तब ये उत्पन्न होती है जब आवेशित कण त्वरित होते हैं, ठीक है। तथा निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करती है। जब निर्वात होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल से गति करती है, यानी जो प्रकाश की चाल है वही विद्युत चुम्बकीय तरंगे उसी चाल से चलेंगे, ठीक है। तो ये चित्र बना लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। गए नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए, ठीक है। देखते हैं आंसर। नाभिकीय विखंडन होता क्या है। विखंडन का मतलब है टूटना, ठीक है, मुक्त होना, ठीक है। विखंडन का मतलब क्या है, टूटना, यानी नाभिकीय विखंडन यानी नाभिकों का टूटना। जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जाती है तो वह नाभिक लगभग 2 बराबर नाभिकों में टूट जाता है, ठीक है। मान लिया कोई नाभिक, ठीक है, इस पर क्या करी जा रही है, न्यूट्रॉनों की बमबारी की जा रही है, ठीक है। तो क्या करेगा, ये 2 बराबर भागों में टूट जाएगा, ठीक है, बराबर नाभिकों में टूट जाएगा। और इसके साथ ही बहुत अधिक ऊर्जा मुक्त भी होगी, क्योंकि आवाज होगी, मुक्त होगी। क्या, जब बम फूटेगा तो क्या होगा, ऊर्जा तो मुक्त होगी। इस प्रकार भारी नाभिकों के टूटने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय विखंडन कहेंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, नाभिकीय विखंडन क्या है, तोड़ने की प्रक्रिया है, नाभिकों का टूटना। 2 बराबर भागों में नाभिकों का टूटना क्या है, नाभिकीय विखंडन है। और कब, जब नाभिक पर न्यूट्रॉनों की बमबारी की जा रही हो, ठीक है, उस स्थिति में। तो नाभिकीय संलयन क्या है, यहाँ तो है टूटना, विखंडन का मतलब, संलयन का मतलब है जोड़ना, ठीक है। 2 हल्के नाभिकों के संयुक्त होकर भारी नाभिक बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन बोला जाता है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछेंगे। पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। घ एक कांच Ng बराबर 3/2 के समतल उत्तल लेंस की वायु में फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। इसे कार्बन डाइसल्फाइड Nc बराबर 5/3 में डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए, ठीक है। करते हैं इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल तरीके से। देखते हैं क्या दिया हुआ है हमारे पास। सबसे पहले Ng बराबर दिया हुआ है, यानी अपवर्तनांक। G का मतलब है ग्लास, N को किससे प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, N से। लेकिन G है तो इसका मतलब ग्लास, यानी कांच के अपवर्तनांक की बात हो रही है, 3/2, ठीक है। दूसरा दिया हुआ है इसने Nc, यानी कार्बन डाइसल्फाइड की बात हो रही है। किसकी, कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक की बात की जा रही है। फोकस दूरी दी है इसने वायु में, वायु में फोकस दूरी, वायु में फोकस दूरी। वैसे तो फोकस दूरी को F से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन वायु में दी हुई तो किससे प्रदर्शित करेंगे, Fa से। A का मतलब एयर यानी वायु, ठीक है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। डुबाने पर इसकी फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी हमें बतानी है, ठीक है। कौन सा लेंस है, समतल उत्तल लेंस है। तो समतल उत्तल लेंस की जब हम बात करेंगे, मैंने पहले जो न्यूमेरिकल सोल्व कराए थे उसमें भी आपको बताया था, समतल उत्तल लेंस के लिए इस चीज का ध्यान रखेंगे कि जो इसमें R1 का मान है वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, और R2 का मान होता है माइनस के R। ये रखते हैं, ये ध्यान रखेंगे भाई, क्योंकि माइनस का R लिया जाता है इसमें, आपका त्रिज्या R2 और ये R1 लिया जाता है इनफाइनाइट यानी अनंत, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। अब फॉर्मूला हमारे पास होगा 1/FA या 1/F, ठीक है, क्योंकि A है, FA दिया हुआ है, क्योंकि वायु में दी हुई तो इसलिए FA हम लिख सकते हैं, FA की फॉर्म में हम फॉर्मूला लिख सकते हैं, यानी Ng-1, और ये हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बिल्कुल। अब इसमें मान रख देंगे भाई, 1/FA कितना है 10, तो 10 रख देंगे, बराबर Ng कितना है हमारे पास 3/2, 3/2 रख दिया, माइनस 1, ठीक है। 1/R1 कितना है हमारे पास इनफाइनाइट, माइनस 1/R2 कितना है हमारे पास माइनस के R है, ठीक है भाई। तो 1/10 बराबर, ये एलसीएम कितना हो जाएगा इसका 2, ठीक है। 3/2 माइनस 1, इसे सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं इसे सोल्व, देखो फटाफट मैं बता देता हूँ मोटा मोटा सा। 3/2 माइनस 1, एलसीएम आ जाएगा इसका 2, ठीक है। अब इसमें क्या है, 2 से रूल क्या होता है, इसे इससे भाग करना है। वैसे तो लोगों के अपने अलग मेथड है, एलसीएम के इधर गुणा करी इधर गुणा करी, लेकिन वो मेथड सब जगह नहीं है।
अप्लाई होता। मेन रूल क्या होता है, अगर हमारे पास एलसीएम है तो हम हर की एलसीएम से भाग करेंगे, यानी 2 ऐसे 2 एकम 2, तो हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। तो जो भागफल आएगा उसके ऊपर गुना होगी, यानी 1 की 3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस, अब 1 को भाग करेंगे ऐसे 2 से तो क्या होगा 1 दूनी 2, यानी क्या आया हमारे पास 2। ठीक है, तो इस भागफल के ऊपर गुणा होगी 2 एकम 2। तो ये रूल हर जगह काम करेगा। 3 में से 2 गया 1 और ये बटे 2, तो 1/2 इसका हल करके आ जाएगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए, अब इनफाइनाइट तो चला जाएगा क्योंकि 1/0 इसका मान रखेंगे, हट जाएगा यहाँ से, खत्म हो जाएगा। चलो एक बार और स्टेप कर लो, क्योंकि माइनस माइनस ही हो जाएगा हमारे पास, प्लस 1/r। ठीक है, अब इनफाइनाइट तो हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1/10 बराबर 1/2 गुना 1/r। ठीक है, अब 1/r रह जाएगा क्योंकि ये तो हट जाएगा, 1/0 इसका मान रखेंगे तो ये यहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे 1/10 बराबर 1 की 1 में गुणा करेंगे 1 और 2 की r में गुणा करेंगे 2r। ठीक है भाई, तो अब क्या रह जाएगा, क्लियर दिख रहा ना भाई? ठीक है, अब क्या रह जाएगा हमारे पास, ये इधर कर लेंगे इसे, ये हो जाएगा 2r बराबर क्या है 10, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं चाहे इसकी, जैसे समझ में आ जाएगा। वर्ज गुणा 2r की 1 में गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 2r गुणा 1 बराबर 10 की 1 में करेंगे 10 गुणा 1। ठीक है, एक एक चीज करके बता रहा हूँ, इससे दिक्कत ना रहे। 1 में गुणा करेंगे 2r की क्या आएगा 1, सॉरी 2r बराबर 10 की 1 में करेंगे 10, तो r बराबर आ जाएगा, ये 2 कहाँ जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा, यानी हो जाएगा 10/2, यानी 2 पंजा 10, यानी 5 सेंटीमीटर इसकी आ जाएगी हमारे पास r का मान करता त्रिज्या। ठीक है भाई, अब इसने क्या पूछा है, फोकस दूरी पूछी है, तो अब हम फोकस दूरी की बात करेंगे। फोकस दूरी कैसे निकलेगी, वही 1/f फॉर्मूला एनजी माइनस एनसी, इसमें सारा लेके चलेंगे हम, एनजी भी लेके चलेंगे और एनसी भी लेके चलेंगे। ठीक है, -1/r1 माइनस 1/r2। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फॉर्मूला तो यही है। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मूला दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग हम बना लेंगे, क्योंकि एनजी है हमारे पास, एनसी है, एनजी है बटे एनसी है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी। चलिए, अब 1/f बराबर 1/f बराबर हमें निकालनी है फोकस दूरी, एफ का मान। ठीक है, वो फोकस दूरी तो थी लेकिन एफ ए की थी, वायु में फोकस दूरी थी, समझ में आई? उसकी सहायता से हमने आर का मान निकाल लिया, तो जो आर का मान निकाला वो यहाँ पर यूज हो जाएगा, तो एफ का मान हमारे पास आसानी से निकल जाएगा। तो कोई कंफ्यूज नहीं होना। एनजी कितना दिया हुआ है 3/2, 3/2 बटा एनसी कितना दिया हुआ है 5/3, 5/3 -1 है -1 है। ठीक है, वही रखेंगे 1/∞ माइनस 1/−r। ठीक है, क्योंकि लेंस वही है, सब कुछ वही है। तो अब इसमें क्या होगा, बाहर बाहर की गुणा करेंगे, 3 3 की और 2 5 की। ठीक है, बाहर बाहर की अंदर अंदर गुणा बराबर 3 गुणा 3 बटा 2 गुणा 5 -1। ठीक है भाई, ये वही हो जाएगा 1/r, इसमें तो कोई आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो पहला हुआ था बिल्कुल सेम वही रहेगा 1/r, r का मान हम इसमें रख देंगे 1/f बराबर ये हो जाएगा 9/10 -1, और ये हो जाएगा गुणा में 1/r का मान कितना निकाला हमने 5 रख दिया हमने 5। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब आगे चलो, 1/f बराबर ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, ऊपर क्या रहेगा ये 9 - 10। ठीक है भाई, और एलसीएम अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो भाई पूछ लेंगे कमेंट करके। ठीक है, गुना 1/5, तो हो जाएगा 1/f बराबर ये हो जाएगा माइनस के 9 तो है प्लस के और 10 है माइनस का, तो माइनस का 1 बचेगा बटे 10 गुना 1/5, यानी 1/f बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का ही माइनस के 1 और 10 की 5 में गुणा करेंगे 10 पंजे 50, तो f बराबर हो जाएगा -50 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और प्रकृति पूछ रहा है तो फोकस दूरी जब माइनस की आ रही है तो कौन सा लेंस होगा, अवतल। ठीक है, तो कौन सा, अवतल। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, 2 चालक हैं, एक ए और एक बी, या 2 तारे भी हो सकती हैं इसमें। ठीक है, 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल का सूत्र हमें ज्ञात करना है। ये एफ है, ये भी एफ है, फोर्स यानी फोर्स
ये इनके बीच की दूरी r, ये इनके बीच की दूरी r, ये I1, ये I2, ये I1 और ये I2। तो ये चित्र भी आप बना लेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या लगेगा, बायो सेवर्ट का नियम। बायो सेवर्ट के नियम अनुसार क्या होता है, B1 बराबर म्यू नोट बटे 2 पाई I1 बटा R, ये फॉर्मूला है। ठीक है, कब, जब I1 दिया हुआ हो धारा और B1 दिया हुआ हो चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तब ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। ठीक है, क्योंकि I1 धारा है और B1 हम चुंबकीय क्षेत्र निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि B1 B2 के फॉर्म में निकलता है और चूंकि दो समांतर हैं, ठीक है, तो फोर्स भी इसलिए बल बल मतलब FF ही है, क्योंकि फोर्स F ही रहेगा क्योंकि दो समांतर धारावाही चालक हैं। ठीक है भाई, चलिए अब ये जो है फोर्स, ये किसके लंबवत है, B के, ये B है भाई, यहाँ B1, यहाँ क्या है B1, ये क्या है यहाँ B1, तो ये लंबवत है किसके, लंबवत है किसके, B1 के, लंबवत है चुंबकीय बल क्षेत्र B1 के लंबवत है, ये लंब बनना ना यहाँ। ठीक है, तो इसलिए थीटा का मान कितना होगा हमारे पास, 90 होगा। थीटा का मान कितना होगा हमारे पास, 90 होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और फॉर्मूला होता है बल का F बराबर I2 B1 L साइन थीटा। ये कब होगा, कब होगा ये, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, किसके कारण, B1 के कारण। ये फॉर्मूला कब होगा, चुंबकीय क्षेत्र B1 के कारण, क्योंकि B1 की बात हो रही है, B1 पे लंब है तो थीटा बराबर इसकी जगह क्या रखा जाएगा, 90 रखा जाएगा। तो F बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 B1 L साइन 90। ठीक है, थीटा की जगह क्या रख देंगे हम, 90। ठीक है भाई, और साइन 90 का जो मान है वो कितना होता है, 1 होता है हमारे पास। तो ये हमारे पास हो जाएगा F बराबर I2 B1 L। ठीक है, चूंकि साइन 90 जो है वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब ये जो B1 का मान है ये यहाँ पर हम रख देंगे। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण 1, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में, समीकरण 1 से B1 का मान रखने पर, मान रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये F बराबर हो जाएगा I2 B1 की जगह क्या रखेंगे, म्यू नोट 2 पाई। ठीक है, I1 बटा R, I1 बटा R, और L ये इसके साथ है ही, पहले से L तो इसके साथ ये है ही। तो क्या लिखा जा सकता है, इसे म्यू नोट बटे 2 पाई को एक जगह कर लेंगे तो F बराबर हमारे पास आ जाएगा, F बराबर आ जाएगा म्यू नोट बटा 2 पाई। ठीक है, क्योंकि ये पहले लिखा जाता है, I1 और I2 को एक साथ कर लेंगे, I1 I2 बटा R, और ये हो जाएगा L। ठीक है, अब अगर हम इस L की बात करें तो ये L कहाँ जा सकता है, इसे इसके नीचे लिखा जा सकता है, F के लिखा जा सकता है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई में इसके नीचे आ जाएगा। तो क्या लिखा जा सकता है, F बटा L बराबर म्यू नोट बटा 2 पाई I1 I2 बटा R। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। न्यूटन प्रति मीटर क्या हो सकता है, मात्रा क्या है इसका, न्यूटन प्रति मीटर, क्योंकि F का मात्रा क्या है, न्यूटन फोर्स का, और L का मात्रा क्या है, मीटर, इसलिए आया है न्यूटन प्रति मीटर। कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। तो यही हमें निकालना था, बहुत ही सिंपल सा इसका फॉर्मूला है। ठीक है, म्यू नोट बटे 2 पाई I1 I2 बटे R, यही हमें निकालना था, ये इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 5वें का क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग से आप क्या समझते हैं, अपवाह वेग के सिद्धांत के आधार पर ओम के नियम का निगमन कीजिए। ठीक है, ओम का नियम निगमित कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं, अपवाह वेग या अनुगमन वेग एक ही होता है, देखते हैं क्या होते हैं। किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाने पर उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस औसत वेग से गति करते हैं। देखो, कोई चालक है, किसी चालक के सिरों में हम क्या लगा रहे हैं, विभवांतर लगा रहे हैं। कोई चालक है,
उसके सिरों में क्या लगा रहे हैं हम, विभवांतर लगा रहे हैं। तो क्या होगा, गति करेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें मैं क्या करना स्टार्ट कर देंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे। और में जिस औसत वेग से गति करेंगे उसे हम बोल लेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग या अनुगमन वेग। ठीक है, इसे वी से प्रदर्शित करते हैं, वी डी से प्रदर्शित करते हैं, डी नीचे लगा हुआ सब्स्टिट्यूट में। ठीक है, तो वी ये याद रखेंगे, वी से प्रदर्शित करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, किसी चालक के सिरों पर विभवांतर लगाएंगे जब हम, तो उसमें उपस्थित जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वे जिस औसत वेग से गति करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अपवाह वेग कहेंगे। ठीक है, या अनुगमन वेग कहेंगे। ठीक है, अब दूसरी इसमें कंडीशन क्या कहा, ओम के नियम का निगमन करना है। तो ओम के नियम का निगमन करेंगे, ओम के नियम का निगमन करना है, किसकी सहायता से करना है, ठीक है, वीडी की सहायता से करना है, यानी अपवाह वेग की सहायता से करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो चालक में प्रवाहित धारा है उसे देखेंगे। चालक में प्रवाहित धारा का फॉर्मूला क्या होता है, आई बराबर होता है NeA/VD, इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। ठीक है भाई, इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 1। लेकिन हमारे पास जो होता है तार के प्रत्येक बिंदु, ठीक है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखेंगे, जो मैं लिखवा रहा हूँ वही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है मॉडल में उठाया और बुक उठाई और रट्टा मार दिया, बिल्कुल छाप दिया बिल्कुल। विद्युत क्षेत्र की तरफ था, फॉर्मूले 2-4 हैं, मैं याद रखेंगे। E बराबर V बटा L, E बराबर V बटा L। ठीक है भाई, अब दूसरी बात, तीसरा फॉर्मूला क्या, विद्युत क्षेत्र E, विद्युत क्षेत्र E द्वारा प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल F बराबर होता है E, छोटी ई और कैपिटल ई, और E बराबर होता है हमारे पास V बटा L, ये हमने निकालना है। कैपिटल E बराबर क्या होता है, V बटा L, तो ये E की जगह रख देंगे यहाँ पर। तो हमारे पास F बराबर क्या हो जाएगा, EV बटा L। कोई दिक्कत, E की जगह क्या रखेंगे, V बटा L। ठीक है, E की जगह V बटा L रख दिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, चलो अब यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इस पर क्या लिखा, यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m हो तो इस बल के कारण, इस बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न त्वरण A बराबर होता है F बटा M। क्या होता है, A बराबर F बटा M। यहाँ तक क्लियर है भाई, ठीक है, दिख रहा क्लियर, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो F का मान है, अब ये जो F का मान है EV बटे L, ये कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, F की जगह क्या रखेंगे, EV बटे L, तो जाएगा EV बटा L, L तो नीचे रहेगा और M इसमें पहले से है, तो ये बन जाएगा EV बटा ML। ठीक है, इसे रख लेंगे याद, इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे क्या मान लेंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, क्लियर है, स्क्रीनशॉट यहाँ तक ले लेंगे भाई इसका, फिर रब कर देंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्या देखेंगे, ये मैंने कुछ लिख दिया क्योंकि एक लाइन थी, टाइम वेस्ट ना हो इसलिए लिख दिया। ठीक है, आप याद रखेंगे, यदि किसी एक क्षण विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों का ऊष्मीय वेग u1 है तो विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यह वेग बढ़कर u1 प्लस a टो 1, ठीक है, इसे बोला जाता है टो 1, टो, इसे क्या बोला जाता है, टो, तो 1 लग गया तो टो 1 हो जाएगा। इसी प्रकार अन्य इलेक्ट्रॉन के वेग भी, क्योंकि इसका क्या है, मान लिया पहले वाले का ये है वेग, तो क्या हो जाएगा u1 प्लस a टो 1,
लेकिन अगर दूसरे वाले की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, U2 प्लस A टो2, त्वरण नहीं बदलेगा, त्वरण वही रहेगा, ठीक है, कि वेग भी ऐसे हो जाएंगे। और तीसरा क्या हो जाएगा, U3 प्लस A टो3 हो जाएंगे एज सून, ऐसे ही चलता रहेगा ये, ठीक है। कब तक चलता रहेगा, n तक चलता रहेगा। चूंकि सभी n इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग ही क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग Vd होता है, ठीक है। औसत वेग ही क्या होता है, अनुगमन वेग Vd होता है। Vd किसके बराबर है, औसत वेग की तो बराबर है, ये हमने डेफिनेशन में आपको बताया, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, इसे Vd बराबर क्या लिखा जा सकता है, U1 प्लस A टो1, ठीक है, और प्लस U2 प्लस A टो2, ठीक है, प्लस एज सून ऐसे ही चलता रहेगा ये UN प्लस A टो n, ठीक है, n तक चलेगा। क्लियर है यहाँ तक तो, बटा अब आगे देखेंगे, बटा किसके हो गए, n के, बटा किसके हो गए, n के, ठीक है। ये औसत वेग से तो करता है, जितने नंबर उतने थे भाग कर दो, क्योंकि n तक है तो बटे क्या हो जाएगा, n, ठीक है। औसत जब हम किसी चीज का निकालते हैं तो ऐसे निकालते हैं, ऊपर जितनी संख्याएं उन्हें जोड़ दो और बटे कर दो जितनी ऊपर संख्याएं हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसे अलग अलग कर लेंगे, Vd बराबर क्या लिखा जा सकता है, U1 प्लस U2 प्लस UN लिखा जा सकता है, ठीक है, लिख देंगे U1 प्लस U2 एज सून UN, अलग कर लिया, अलग कर लिया इसे, ठीक है। और बटे n इसके भी बटे होगा और जो बचेगा उसके भी बटे होगा, ठीक है। n तो दोनों के बटे हैं, बीच में प्लस है तो प्लस लगा लेंगे, ठीक है। अब देखो A टो1 भी अलग करके लिखेंगे, प्लस A टो2, ठीक है, A टो1 प्लस A टो2, और प्लस ऐसे ही चलता रहेगा ये एज सून प्लस एज सून, ठीक है, A टो n तक, बटे इसके नीचे भी क्या होगा, n होगा, इसके नीचे भी क्या आएगा, n आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है भाई। चलिए अब इसमें क्या करेंगे, ये जो है U1 प्लस U2 एज सून UN बटे n, ये किसके बराबर है, इलेक्ट्रॉनों का औसत ऊष्मीय वेग है, इसका मान क्या होता है, 0, ठीक है। U1 प्लस U2 एज सून UN बटे जो n है वो किसके बराबर है, औसत ऊष्मीय वेग के बराबर है, औसत ऊष्मीय वेग है, जिसका मान क्या होता है, 0, जिसका मान 0 होता है, यानी ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ये किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 0, इसकी जगह क्या लिख देंगे हम, 0, तो यहाँ तक का साफ कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बचेगा, Vd बराबर, ये तो 0 हो गया, ठीक है, 0 प्लस ये हो जाएगा A टो1 प्लस A टो2 प्लस एज सून A टो n बटे n, ये बच जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी A कॉमन ले लेंगे, ठीक है, तो Vd बराबर, अब प्लस जोड़ रहे 0 को तो कोई वैल्यू नहीं है, यही रहेगा, A कॉमन ले लेंगे, A बाहर रह लिया तो ये क्या बच जाएगा, टो1 प्लस टो2 प्लस एज सून टो n बटा n, ये रह जाएगा, ठीक है भाई। A कॉमन आ जाएगा ऊपर से, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। चलिए ठीक है भाई, ये हो गया यहाँ तक। अब हम बात करेंगे टो1 टो2 की, ठीक है। ये क्या है, श्रांतिकाल, ये किसके बराबर होता है, श्रांतिकाल, ये क्या है, श्रांतिकाल है, चूंकि टो1 प्लस टो2 प्लस एज सून टो n बटा n, ये किसके बराबर है, टो के बराबर है, जिसे बोला जाता है श्रांतिकाल, ठीक है। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, पूरे की, इस पूरे की जगह क्या लिखा जा सकता है, टो लिखा जा सकता है। तो Vd बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ए तो ये है ही, ए टो, इसे क्या लिखा जा सकता है, ए टो, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। अब ये जो समीकरण 2 हमने ली थी, ये ए का मान इसमें यहाँ रखते हैं, ठीक है। समीकरण 2 से इसे 3 मान लेंगे, ठीक है, लिख देंगे समीकरण 2 से ए का मान 3 में रखने पर, 3 में रखने पर तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Vd बराबर, Vd बराबर क्या आ जाएगा, ए तो एक की जगह क्या रखेंगे, EV बटे ml,
ईवी बटे ml, और टो इसके साथ ही लगा हुआ है, टो तो इसके साथ है ही, ठीक है भाई। तो Vd बराबर ईवी बटे ml और टो इसके साथ ये लगा हुआ है ही, तो हमारे पास ये बन जाएगी समीकरण नंबर 4, ठीक है। ये क्या बन जाएगी, समीकरण नंबर 4। यहाँ तक तो क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए अब ये जो Vd का मान आया ये कहाँ रख देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो ये जो Vd का मान आया, Vd का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 क्या थी, समीकरण 1 क्या थी बताओ, ये साफ कर देता हूँ भाई मैं। तो समीकरण 1 भी हमने लिख दी। समीकरण 1 क्या है, I बराबर NEAVD, जो सबसे पहले हमने मान ली थी, ठीक है धारा। तो इसमें Vd का मान रख देंगे ये, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, I बराबर NEAVD की जगह क्या रखेंगे, EV बटा ml टो, EV बटा ml टो, ठीक है। तो ये I बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, देखो n तो एक ही है, इसमें 2 E है, तो E स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। AV टो बटा ml, ये तो है ही, ठीक है। कोई कट तो ना नहीं कट रहा, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब देखो यहाँ देखो, ये जो v है अगर हम इसे नीचे लावें यहाँ गुणा में, तो कैसे लिखा जा सकता है, गुणा में आ सकता है, I बटा v लिखा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, और I कहाँ जाता, यहाँ जाता है, ठीक है। तो I बटा v बराबर क्या हो जाएगा, NE, ये क्या बचेगा यहाँ, A टो बटा ml, ठीक है। क्योंकि v तो यहाँ आ गया है, ठीक है। और अगर हम इसे करें, v को ऊपर ले जाना चाहें और I को नीचे लाना चाहें, तो क्या हो जाएगा, v बटा I बराबर, अगर हम v बटा I लिखना चाहें, यानी v को ऊपर लेकर चले गए, I को नीचे लेकर आगे, तो ये वाला ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ml बराबर बटे क्या हो जाएगा, NEA टो हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है ये किसके बराबर है, चूंकि ml बटे NEA टो किसके बराबर है, R के, यानी कांस्टेंट के, नियतांक के, नियतांक के। तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, v बटा I बराबर R नियतांक, ठीक है। यही क्या है हमारे पास, ओम का नियम है, यही क्या है, ओम का नियम है। ये नीचे लाइन लिख देंगे, यही ओम का नियम है, ठीक है। यही हमने निकाल दिया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास है, प्रकाश के किन्हीं दो स्रोतों के मध्य दूरी 24 सेंटीमीटर है, ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को आप कहाँ रखें ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने, ठीक है। अभिसारी लेंस, ठीक है, यानी उत्तल लेंस है। तो किसकी बात कर रहा है, ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने, ठीक है। तो करेंगे इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि दो स्रोत हैं, मान लेते हैं प्रकाश स्रोत है, प्रकाश स्रोत का है, यानी एक S1 है और एक S2 है, ये मान लेते हैं, ठीक है। मध्य है, दोनों के मध्य दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर, यानी दोनों के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, ये इसमें क्वेश्चन में बताई गई है, ठीक है। याद कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी लेंस को कहाँ रखें। मान लिया ये कोई लेंस है, ठीक है, इसे मान लिया यहाँ पर रखें, मध्य बिंदु पे कहा, क्योंकि मध्य दूरी 24 है, कहाँ रखे ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बने, एक ही बिंदु पर बने, तो लगभग यहाँ रख दिया हमने, मान लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और अगर हम क्या करें, इसकी दूरी कितनी मानने हम, x, अगर हम यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, देखो यहाँ तक की तो है x और टोटल है इसकी 24, तो कितनी रह जाएगी ये, 24 माइनस एक्स, समझे, ठीक है, 24 माइनस एक्स। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बस इतना ही समझना था इसमें। अब बात करेंगे हम S1 के लिए, S1 स्रोत के लिए, S1 के लिए, ठीक है, S1 के लिए, क्योंकि स्रोत क्या है प्रकाश का, पहला हमने माना S1, दूसरा माना हमने S2, ठीक है। जब S1 की बात करेंगे तो U बराबर क्या होगा हमारे पास, X होगा, U बराबर क्या होगा, X होगा, U बराबर X होगा, ठीक है। और क्यों होगा X ही,
क्योंकि u का मान क्या है, x है। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब u का मान हम कैसे लेंगे, माइनस में लेंगे, क्योंकि इधर है। ठीक है, इधर वाला u का मान जो होता है वो माइनस में लिया जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। सिंपल तरीका है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ वाला। ठीक है, याद रखने का ये तरीका है। अब v की बात करेंगे, v तो v ही है इसमें, v में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, न्यू बोला जाता है वैसे, v हम बोल देते हैं सिंपल भाषा। अब जो फोकस दूरी है वो कितनी दी हुई है, अब बराबर 9 सेंटीमीटर। कितनी दी हुई है, 9, हाँ 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर ये दी हुई है। फॉर्मूला लगा देंगे 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। अब मान रखेंगे 1/f, f का मान 9 बराबर 1/v माइनस 1/u, u कितना है माइनस के x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 9 बराबर 1/v, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/x। ठीक है भाई, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। इसे क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर अब हम बात करेंगे S2 के लिए। S2 के लिए सिंपल समझना है, सिंपल इसका आंसर आएगा। ठीक है, S2 के लिए कंडीशन क्या होगी, u बराबर 24 माइनस x होगी। इसे क्यों नहीं लेंगे हम माइनस में, क्योंकि ये राइट हैंड साइड की तरफ है लेंस। ठीक है, दूसरी बात, और क्योंकि जो है हम बात कर रहे हैं S2 स्रोत की बात कर रहे हैं अब। ठीक है, ये तो S1 हो गया, तो इसलिए फोकस दूरी हमने ली प्लस की। ये कौन सा है, S2 है, क्योंकि ये इस साइड है। ठीक है, स्रोत, तो इसलिए इसकी फोकस दूरी हमारे पास ली जाएगी माइनस की। ठीक है, बस ये समझना है, तो माइनस के 9 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब फॉर्मूला वही लगा देंगे, वही सब सेम करेंगे, तो हमारे पास ही हो जाएगा 1/f की जगह क्या रखेंगे, माइनस के 9। ठीक है, बराबर 1/v माइनस 1/24 माइनस x। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। चलिए इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है, चलिए तो समीकरण 1 है हमारे पास ये। अब इसमें देखेंगे बराबर से इधर क्या है, बराबर से इधर क्या है और बराबर से उधर क्या है। तो बराबर से इधर की एक साइड घटेंगे और बराबर से उधर के एक साइड घटेंगे। ठीक है, उधर की साइड घटेंगे, तो एक में 1/9 है बराबर से इधर। ठीक है, और इधर क्या है, माइनस के 1/1। ठीक है, ऐसा घटेंगे, समझ रहे मेरी बात, 1/9 माइनस 1/-9, क्योंकि बराबर से इधर इधर के घटेंगे पहले, फिर बराबर से उधर उधर के घटेंगे दोनों समीकरण में। ठीक है, अब बराबर ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/x माइनस, ठीक है, कैसे घटेंगे, 1/v माइनस 1/24 माइनस x। कोई दिक्कत यहाँ तक। ठीक है, बराबर से इधर ये है, इसमें से ये हमने घटा दिया। ठीक है भाई, अब देखो 1/9 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा /9 बराबर ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/x माइनस, ये माइनस है, अंदर के सारे चिन्ह बदल देगा, जो माइनस का वो प्लस का कर देगा। अभी ये प्लस का है तो ये काहे का हो जाएगा, माइनस का, और ये प्लस का माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का, 1/24 माइनस x। ठीक है, अब ये माइनस का 1/v है, ये प्लस का 1/v है, कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर दिख रहा है भाई नीचे। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम देखेंगे, 9 है तो एलसीएम भी कितना आएगा, 9 ही आएगा। ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1, क्योंकि सेम है ऊपर, बराबर यहाँ पर क्या आएगा 1/x प्लस 1/24 माइनस x, यही तो बचेगा 1/x प्लस 24 माइनस x। अब यहाँ भी देखेंगे, इसका भी एलसीएम ले लेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हो जाएगा 2/9 बराबर, इसमें क्या करेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, x और 24 माइनस x, ऐसा कैसे ही रख लेंगे। ठीक है, क्योंकि कटता तो है नहीं, दोनों एलसीएम आ जाए। तो रूल क्या है, अब भाग करेंगे, x की x से कट जाएगा तो क्या बचेगा 24 माइनस x, 24 माइनस x के ऊपर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 माइनस x, एलसीएम लेकर कर रहे भाई सॉल्यूशन। ठीक है, फिर प्लस 24 माइनस x से 24 माइनस x कटेगा, क्या बचेगा x, x के ऊपर गुणा तो x को x। ठीक है भाई, अब ये माइनस का x है, ये प्लस का x से कट जाएगा तो क्या बचेगा 2/9 बराबर 24/x के अंदर गुणा कर लो, x की 24 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 24x माइनस x की x में करेंगे क्या हो जाएगा x²। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस क्या, इसे 2 से काट लो, 2
कम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पे जाएगा 1/9, ठीक है, बराबर 12/24 x माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इसके साथ और इसके साथ, तो हम क्या करेंगे 24x माइनस एक्स स्क्वायर की जब 1 में गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, और 9 की किस में करेंगे 12 में, ठीक है, 9 गुणा 12, तो हो जाएगा हमारे पास 24x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 108, ठीक है, 12 निम्न 108, ठीक है, क्लियर यहाँ तक। चलो अब इसे 108 को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 24x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 108 बराबर 0। अब हम देखते हैं कि ये जो है माइनस का हो रहा है एक्स स्क्वायर, जबकि ये प्लस का होना चाहिए क्योंकि गुणनखंड हमें निकालने हैं इसके, तो प्लस का करने के लिए इसे क्या करेंगे, इसे सब के सब को उधर ले जाएंगे, ठीक है, सब के सब उधर लेकर चले जाएंगे, ठीक है, या बराबर से उधर, देखो जब बराबर से उधर लेकर जाएंगे ये माइनस का है, ये क्या का हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का है, ये कहीं का हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का है, ये कहीं का हो जाएगा प्लस का, और बराबर आ जाएगा 0, ठीक है, ये तो पता होगा इतना कैसे किया, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, अब इसे सोल्व करेंगे बस। तो क्या है हमारे पास, ये एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के 108 बराबर 0, ठीक है, कर लेंगे इसे सोल्व। एक्स स्क्वायर माइनस 24 के टुकड़े करो जिन्हें गुणा करने के बाद 108 आए और जोड़ने या घटाने के बाद 24 आया, ठीक है, 18 छिक 108, 18 और 6 टुकड़े हो जाएंगे 18x माइनस 6x प्लस 108, ये तो पढ़ा होगा आपने 8 तक करते आ रहे हैं इसे तो गुणनखंड, ठीक है, तो 18 रूल क्या है 18 और 6 मतलब जोड़ने के बाद ये आना चाहिए, ये जोड़ने या घटाने के बाद और गुणा करने के बाद ये आना चाहिए, तो 18 और 6 कितने हो गए 24 और 18 छिके 108, ठीक है, ये भी फुल हो रही इसकी प्रॉपर्टी। चलो अब इसमें से x कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा x माइनस 18, ये माइनस 6 कॉमन तो हो जाएगा x माइनस 18 बराबर 0, ठीक है, गुणनखंड मुझे बताने की जरूरत भी नहीं आपको, ठीक है, ये आपने किए हुए हैं, तो दोनों में से एक लेते हैं x माइनस 18 और ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 6 बराबर 0। तो जब हम x माइनस 18 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या होगा, ये इधर आके का हो जाएगा प्लस का, और ये जब हम x माइनस 6 लेंगे बराबर 0 तो x बराबर क्या हो जाएगा इधर आके प्लस का, तो ये दो मान आ जाएंगे हमारे पास, या तो x 18 होगा या 6 होगा, तो दोनों आंसर सही है, स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे इसका। बढ़ेंगे फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या दिया, कीजिए कि आवेशित संधारित्र के एकांक आयतन की विद्युत स्थितिज ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है जहां प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं, ठीक है, करेंगे इसे सोल्व भाई, ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले याद रखेंगे कुछ, संधारित्र की धारिता बराबर होता है C बराबर, C से प्रदर्शित करते हैं इसे एप्सिलॉन नॉट A बटा D, ठीक है भाई, और संधारित्र की जो ऊर्जा है, संधारित्र की ऊर्जा U बराबर होती है 1/2 CV स्क्वायर, ये आपको पता भी है, बहुत लीडिंग फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब ये जो C का मान है ये यहाँ पर रख देंगे, ये जो C का मान क्या है एप्सिलॉन नॉट A बटा D, ये कहाँ रखेंगे यहाँ रखेंगे इस C की जगह, ठीक है, तो U बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2, C की जगह क्या रखेंगे एप्सिलॉन नॉट A बटा D और V स्क्वायर, इसमें ये पहले से है, समझ रहे बात, C की जगह क्या रखा है एप्सिलॉन नॉट A बटा D, V स्क्वायर तो है ही फॉर्मूले में, और 1/2 भी पहले से इसमें है, ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। जूल मात्रक होता है जूल क्योंकि ऊर्जा है। अब संधारित्र के प्लेटों के बीच आयतन, ठीक है, क्या फॉर्मूला क्या होता है V बराबर A गुणा D, V बराबर A गुणा D, ठीक है, मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन की बात हो रही है तो मीटर क्यूब आएगा ये, ठीक है। अब U बराबर क्या होता है हमारे पास स्मॉल u, ठीक है, ऊर्जा घनत्व जिसे बोला जाता है, ठीक है, क्या बोला जाता है ऊर्जा घनत्व या ऊर्जा, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा जो है वो किसके बराबर हो जाती है ऊर्जा घनत्व के बराबर हो जाती है, तो U
बराबर हमारे पास बोला जाता है u बटा v। ये फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, u बराबर u बटा v, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसमें मान रख लेंगे, तो u का मान कितना है 1/2 एप्सिलॉन नॉट a बटा d v स्क्वायर बटे ये कितना है v का मान a गुणा d। अब देखो यहाँ u बराबर 1/2 एप्सिलॉन, ये d कहाँ चला जाएगा नीचे, a से तो ये कट जाएगा, ये d कहाँ जाएगा नीचे आ जाएगा इसके साथ, एप्सिलॉन नॉट v स्क्वायर बटा d स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा। अब ये जो v बटा d है ये किसके बराबर होता है, e के बराबर होता है। अब लिखेंगे चूंकि e बराबर होता है v बटा d, तो क्या लिखा जा सकता है, इसे क्या लिखा जा सकता है, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट v बटा d का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। v का स्क्वायर है और d का स्क्वायर है, तो क्या लिखा जा सकता है v बटा d का होल स्क्वायर, यानी v का स्क्वायर d का स्क्वायर एक ही बात है। तो इसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट v बटा d का मान e के बराबर है, तो क्या लिखा जा सकता है e v बटा d की जगह, लेकिन स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर, तो यही हमें सिद्ध करना था, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लेंगे, कुछ समझ में ना आया तो आप कमेंट करके पूछेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्या है मूल अवस्था n बराबर 1 में हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -13.6 eV इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु किस उच्चतम ऊर्जा स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक, इसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मूल अवस्था n बराबर 1 में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है, हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा है इसे प्रदर्शित करते हैं E से, लेकिन 1 में कहा इसने n बराबर 1 पर, तो ये क्या है E1 कितना दिया हुआ है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये दिया हुआ है, ठीक है। और क्या कहा गया 12.09 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन द्वारा हाइड्रोजन परमाणु किस उच्चतम ऊर्जा स्तर तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं En बराबर हमारे पास क्या होगा E1 प्लस जो ये टोटल दी हुई ऊर्जा है, ठीक है 12.09, ठीक है 12.09, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान रख के जोड़ देंगे, En बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना है -13.6 प्लस 12.09, ठीक है, ये माइनस के है ये प्लस के है तो घटाएंगे, ठीक है, यानी 12.09 में से क्या घटाएंगे 13.6 घटा देंगे हम, क्योंकि ये माइनस के प्लस के, तो हमारे पास देखते हैं किसके बचेंगे, माइनस के बचेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस के हमारे पास ज्यादा हैं, तो घटाएंगे क्या हो जाएगा 1209 इसमें से 13.6, एक जीरो मान लेते हैं आगे, ठीक है, जैसे घटाया जाता है पॉइंट से पॉइंट मिला के, तो ये हो जाएगा 1, 10 में से 9 गए 1, यहाँ कितने बचेंगे 5 पॉइंट, यहाँ कितने रहेंगे 1, तो आ जाएगा हमारे पास माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है भाई। तो ये आ गया हमारे पास En बराबर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है En बराबर -13.6 बटा n स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ En का मान रख लेंगे, En का मान कितना है हमारे पास -1.51 eV, ये भी eV में होता है, बराबर -13.6 eV बटा n स्क्वायर, ठीक है भाई। अब ये माइनस से माइनस कट जाएगा, eV से eV कट जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास 1.51 बराबर 13.6 बटा n स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे इसकी इसके साथ और इसकी इसके साथ, तो n स्क्वायर की इसके साथ करेंगे 1.51 के साथ बराबर 13.6 की 1 में करेंगे तो क्या आ जाएगा 13.6 ही आएगा, ठीक है। तो n स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 13.6 बटे ये 1.51 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं हम, ये दो एक अंक के बाद पॉइंट है तो पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे, नीचे 2 अंकों के बाद पॉइंट है, एक दो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ा लेंगे, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगी, ठीक है। n स्क्वायर बराबर, अब देखो ये तो रह जाएगा 136 क्योंकि पॉइंट तो हट चुका, और गुणा 10 बटा ये कितना रह जाएगा 151,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पॉइंट हट चुका। अब n स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 1360, क्योंकि 136 की 10 में गुणा करेंगे क्या आएगा 1360 बटे 151, और ये कट जाएगा पूरा का पूरा 9 पर, ठीक है, 9 पे कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा n स्क्वायर बराबर 9, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इस पर कितना आ जाएगा रूट, स्क्वायर हटेगा रूट आएगा, तो n बराबर क्या आ जाएगा 3, जब रूट से बाहर निकाल, ठीक है, ये आज का आंसर आ जाएगा। तो तीसरा ऊर्जा स्तर तक इसे पहुंचाया जा सकता है। तो स्क्रीनशॉट ले लें, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करेंगे, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। डे अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है, अन्योन्य प्रेरण गुणांक को परिभाषित कीजिए, ठीक है, तो लिखेंगे आंसर में हेडिंग डालेंगे अन्योन्य प्रेरण, समझेंगे इसका है क्या अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण वह घटना है जब दो कुंडलियों को पास पास रखा जाता है, दो कुंडली है उन्हें पास पास रख रहे हैं, ठीक है, और उनमें से एक कुंडली में बहने वाली धारा, उनमें से मान लीजिए कुंडली है प्राथमिक, ये कुंडली है द्वितीयक, ठीक है, तो पहली कुंडली जो है उसमें क्या कर रहे हैं रखा जाता है, और उनमें से एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है। इस कुंडली में हम बहने वाली जो धारा बह रही उसमें क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा पास रखी जो दूसरी कुंडली है उसमें क्या हो जाएगा, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, यही घटना क्या कहलाएगी हमारे पास अन्योन्य प्रेरण कहलाती है। तो क्या है अन्योन्य प्रेरण, वह घटना है जब दो कुंडलियों को पास पास रखा जाता है और उनमें से एक कुंडली में बहने वाली धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो पास रखी दूसरी कुंडली में अपने आप एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित इसलिए होता है क्योंकि ये खुद ब खुद उत्पन्न होता है, ठीक है, इसलिए से प्रेरित बोला जाता है, ठीक है। अब आते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक पर। अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, अन्योन्य प्रेरण तो वह घटना है जिसमें पहली में अगर चेंज करेंगे हम धारा में तो दूसरी में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और जितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा दूसरी कुंडली में वो किसके बराबर होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा, या उसे हम अन्योन्य प्रेरण गुणांक बोल लेंगे, ठीक है। तो यही कहा दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा एकांक दर से परिवर्तित हो रही हो, एकांक दर से क्या हो रही हो, परिवर्तित हो रही हो, परिवर्तन हो रहा हो मतलब उसमें, ठीक है। जब प्राथमिक में परिवर्तन होगा तभी तो द्वितीयक में क्या उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा प्रेरित, और प्रेरित विद्युत वाहक बल जितना उत्पन्न होगा द्वितीय में उसे क्या बोल लेंगे हम, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, वो किसके बराबर होगा, अन्योन्य प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। खंड ये है, ठीक है, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन चल गए भाई, ठीक है, इसमें हर में आपको अथवा मिलेगा, 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में भी, 7 में भी, 8 में भी और 9 में भी, ठीक है। इनमें से आपको 2 में से एक करना है, या तो ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है। तो क्या है, पहला हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोहर की परिकल्पनाएं लिखिए। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियों को बोहर ने अपने मॉडल से कैसे दूर किया, ठीक है, या तो ये करना है क्वेश्चन, या ये करना है गोस की परमे की सहायता से आवेशित खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाला जो है ये थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, जब वन शॉट में वैसे करा रहा हूँ, ठीक है, वन शॉट में आपको वहां ये मिल जाएगा कि थ्योरी टाइप है। अब मैं करा देता हूँ क्योंकि सॉल्यूशन जिसका करना है वो ये है, ठीक है, तो इसे सोल्व करा देता हूँ मैं, इसे आप या तो खुद कर लेंगे या मेरा वन शॉट देखेंगे, उसमें मैं आपको हर चैप्टर वाइज जब करा रहा हूँ तो उसमें आपको शब्द आसान तरीके से देखने को मिलेगा, और अलग से अगर सर्च करोगे तो वहां भी आपको ये मेरी वीडियो इस टॉपिक पर मिलेगी, बहुत अच्छे तरीके से मैंने आपको इसे समझाया हुआ है, ठीक है। तो चूंकि हम अनसोल्ड पेपर का सॉल्यूशन कर रहे हैं तो हम अथवा में से सिर्फ एक ही करेंगे, 2 में से एक करते चलेंगे, ठीक है। तो हम करेंगे ये सेकंड वाला, बोस की परमे की सहायता से आवेशित गोलीय खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र का सूत्र स्थापित कीजिए। तो चलिए देखते हैं, करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका चित्र बना लेंगे, ठीक है, गोसों की परमे वाला हम कर रहे हैं, ठीक है, ये गोला भाई अच्छे से बना लेंगे, बोर्ड पे यहाँ इतना अच्छा बन नहीं पाता तो आप बनाएंगे। तो ये कैपिटल आर है त्रिज्या, ये स्मॉल आर है, ये ओ है, ये आवेशित गोलीय कोश है। आवेशित क्यों कहा, क्योंकि प्लस प्लस के साइन है सब जगह, तो आवेशित है, ठीक है, ये गोशीय पृष्ठ है। तो करेंगे अब इसका सॉल्यूशन, देखो बहुत आसान है। क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई ई बराबर ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। गोस की परमे पर आधारित जितने भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उनमें
क्या होगा, ये फॉर्मूले का यूज जरूर होगा। ठीक है, और चूंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा, क्या होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज इसमें करेंगे तो ये डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए कोस थीटा। क्यों, क्योंकि देखो फॉर्मूले में क्या है, ई के पास वेक्टर है तो वेक्टर हट गया इसका, बी के पास वेक्टर है वेक्टर हट गया, और कोस थीटा इसके साथ लग गया। ऐसे ही ई का वेक्टर हटेगा, डी ए का वेक्टर हटेगा और कोस थीटा इसके साथ लग जाएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये बन जाएगा इसका। ठीक है भाई, तो डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा। अब थीटा का मान यहाँ क्या है, 0 है। जब थीटा का मान 0 है तो यहाँ 0 रखेंगे और कोस 0 का मान होता है 1, तो क्या रह जाएगा ये, डी फाई ई बराबर, चलो रख दो, डी ए कोस 0, और कोस 0 का मान होता है हमारे पास 1, इसीलिए क्या हो जाएगा, डी फाई ई बराबर हो जाएगा ई डी ए, क्योंकि इसका मान कितना होता है 1। ठीक है, अब संपूर्ण गौसीय पृष्ठ की बात करेंगे। संपूर्ण गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या होगा। ठीक है, इसमें क्या होगा, समाकलन हो जाएगा, बस इसका क्या हो जाएगा, समाकलन। तो डी फाई ई बराबर ई वेक्टर ई डी ए। ठीक है, यानी समाकलन का साइन लग जाएगा। ठीक है, समाकलन कर देंगे इसका, जब संपूर्ण की बात होगी तो क्या होगा, समाकलन होगा। ठीक है भैया, ध्यान रखना। और समाकलन की बात यह है, ये डी को इसको मार देता है, सिंपल भाषा में समझेंगे तो डी खत्म हो जाएगा, तो फाई ई बराबर, ई का समाकलन नहीं होता तो समाकलन ई से बाहर रखेंगे, ई को बाहर रखेंगे और समाकलन लगाएंगे डी ए पर। ठीक है, अब डी ए की अगर बात करें, क्योंकि गोला है ये, तो गौसीय पृष्ठ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल जो गोलीय है, ठीक है, वो कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये पता है आपको भी, डी ए बराबर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो मान है ये यहाँ रख देंगे इसकी जगह। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे पहले इसका, फिर बढ़ेंगे आगे। तो मान रख देंगे, ठीक है भाई, इसकी जगह। तो क्या बन जाएगा, फाई ई बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर, इसे मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, क्या किया हमने, फाई ई तो है ही बराबर ई डी ए की जगह क्या रखेंगे, 4 पाई आर स्क्वायर, चूंकि गोला है। ठीक है, और ये क्या है, डी है, क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया, क्लियर है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। अब गॉस की प्रमेय क्या कहती है, परंतु गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, ठीक है, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, पाई ई बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 2। ठीक है भाई, अब 1 व 2 की तुलना कर देंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करनी। तुलना का मतलब क्या है, ये भी फाई का मान है, ये भी फाई का मान है, तो इनके मान भी आपस में बराबर होंगे, यानी इसका मान किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो क्या लिखा जा सकता है, ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है भाई, लिखा जा सकता है, या ई बराबर क्या लिखा जा सकता है, ये 4 पाई आर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, तो क्यू बटा 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, क्योंकि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक साथ लिखे जाते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई बराबर 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट एक जगह लिख लिया, और बचा क्या ऊपर, क्यू बटा आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर बचेगा और ऊपर बचेगा क्यू, तो ये हमने लिख लिया। तो ये न्यूटन प्रति कूलम हो जाएगा इसका यहाँ तक। ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं, आगे हमारे पास सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए। सिग्मा बराबर हमारे पास क्या होता है, क्यू बटा ए, तो क्यू बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा ए, कोई दिक्कत। ठीक है, सिग्मा बराबर होता है क्यू बटा ए, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ऐसा होगा। देखो अगर नहीं समझ आया तो यहाँ बता देता हूँ, सिग्मा बराबर क्यू बटा ए है, तो इसके बटे एक मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू की 1 में करेंगे तो आएगा क्यू, सिग्मा की ए में करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा ए, तो इसलिए हो जाएगा क्यू बराबर सिग्मा ए। ठीक है भाई, अब ए क्षेत्रफल है चूंकि, ठीक है, और पिछले में हमने छोटा आर लिया था, ठीक है,
छोटा आर लिया था, और हमने जब चित्र बनाया था तो वहाँ एक कैपिटल आर था, यहाँ कैपिटल आर था और यहाँ स्मॉल आर था। तो स्मॉल आर तो हमने ले लिया था त्रिज्या में, अब कैपिटल आर नहीं लिया था। और यहाँ पर एक क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल है तो फॉर्मूला किसका होता है, गोले का, क्षेत्रफल का 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल है तो ए बराबर क्या लेंगे हम, 4 पाई आर स्क्वायर लेंगे और कैपिटल लेंगे अब की बार, ठीक है। तो यहाँ इसका मान रख देंगे और एक का, तो क्या वो बराबर हो जाएगा सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर कौन सी मान लो, 2 मान लो बस, समीकरण नंबर 2, ठीक है भाई। अब क्यू का मान रख देंगे, अब कौन सा रख देंगे, क्यू का मान रख देंगे। ये क्यू का मान कहाँ रख देंगे, इस वाली समीकरण में रख देंगे। इसे मान लेते हैं 2 और इसे मान लेते हैं 3। तो लिख देंगे समीकरण 2 में क्यू का मान रखने पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह क्या रखेंगे, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे बटे आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ई बराबर ऊपर क्या बचेगा सिग्मा आर स्क्वायर और नीचे बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर। तो यही आ जाएगा इसका आंसर, यही हमें निकालना था न्यूटन प्रति कूलम। एप्सिलॉन नॉट भी है भाई, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वहां तक लगा देंगे न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है भाई। तो ये हमें निकालना था अगर गोलीय के बाहर तक है, खोल के बाहर तक है, खोल हो या कोस हो, बाहर है तो यहाँ तक होगा, भीतर होगा तो फिर आज्ञा होगा, पृष्ठ पर होगा आज्ञा होगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, बढ़ेंगे आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 7वां। तरंगाग्र से क्या तात्पर्य है, हाइगेंस के तरंगाग्र के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियमों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अथवा में क्या लिखा, अथवा में क्या पूछा हुआ है, निम्न ऐसी परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। नंबर 1 प्रतिबाधा, नंबर 2 शक्ति गुणांक, नंबर 3 धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर, ठीक है। तो ये तो थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैंने अलग से भी कराया हुआ है, आप सर्च करके मेरे नाम से देख सकते हैं। और 1 शॉट में भी आपको मैं हर क्वेश्चन कराऊंगा ही थ्योरी का, तो और न्यूमेरिकल्स भी मैं कराऊंगा क्योंकि हर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स मैंने करा दिए हैं, कराता हूँ, ठीक है। तो 1 शॉट में आपको अभी केमिस्ट्री के मिल जाएंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स तीनों चैप्टर के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड के, ठीक है। और आप अच्छे से वहां देख लेंगे और समझ लेंगे। अभी देखते हैं ये, निम्न ऐसी परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए प्रतिबाधा, शक्ति गुणांक एवं धारा घनत्व, धारा एवं वोल्टेज के बीच कलांतर, ठीक है। ये चीजें हम देखते हैं। पहले देखते हैं प्रतिबाधा, पहली प्रतिबाधा। तो सबसे पहले प्रतिबाधा निकालने के लिए हम देखेंगे ये क्या है, ये क्या है, आर का मान है 500 ओम, ओम क्या है, प्रतिरोध है, ठीक है, 500 ओम दिया हुआ है। माइक्रोफेरेड क्या है, यानी सी का मान है, माइक्रोफेरेड, सी का मान दिया हुआ है 20 माइक्रोफेरेड। और माइक्रोफेरेड को फेरेड बना दो, इसके 10⁻⁻6 से गुणा कर देते हैं तो क्या क्या बन जाता है, फेरेड। भाई ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा, एलसीआर परिपथ, ठीक है। तो ध्यान रखना, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, समझना है, ठीक है। और v बराबर, क्योंकि इस पे नंबर पूरे मिलेंगे आपको, थ्योरी में नंबर नहीं मिलते पूरे, साइन, क्योंकि थ्योरी आप उस हिसाब से लिखते ही नहीं, बुक में से नकल करके लिखते हो तो इससे नहीं मिलते। जो ट्यूशन टीचर है मैं भी ऐसे ही नकल कराते हैं, तो उस हिसाब से आपको नंबर उतने नहीं दिए जाते, तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है भाई। ये टी है, यहाँ ये क्या है, टी, तो की तुलना किससे करेंगे, की तुलना v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से करने पर। सिंपली क्वेश्चन होते हैं भाई, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होते, कुछ नहीं होता, बस फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो जब तुलना करेंगे देखो कैसे होती है तुलना, v बराबर 200 साइन 100 टी दिया हुआ है हमारे पास, इसकी जो तुलना है वो किससे करनी है, हमें v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी से करेंगे। अब देखो v नॉट की जगह क्या है 200, तो 200, ओमेगा की जगह क्या है 100, तो 100, ठीक है। तो v नॉट का मान कितना आया 200 और ओमेगा का मान कितना आया यहाँ से 100, ठीक है। तो ये पता करना था हमें, ओमेगा का मान पता करना था और इसका v नॉट का मान पता करना था, ठीक है। बाकी अब हम इसे सोल्व कर लेंगे अपने आप ही। और इसमें देखेंगे कि हमें क्या निकालनी है, प्रतिबाधा, प्रतिबाधा निकालनी है, यानी जेड। प्रतिबाधा को किससे पता करते हैं, जेड से। जेड बराबर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये होता है, ठीक है भाई। अब इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक्सएल और एक्स निकाल लें। तो सबसे पहले हम एक्सएल निकालते हैं, तो एक्सएल निकाल लेंगे। एक्सएल होता है हमारे पास
ओमेगा एल के बराबर। एक्सएल किसके बराबर होता है? ओमेगा एल के बराबर। तो एक्सएल बराबर ओमेगा कितना है हमारे पास 100 और एल कितना है हमारे पास? एल देखो, एल ये है हेनरी में, हेनरी में जो रहेगा वो एल होगा, यानी 10 हेनरी। ठीक है, तो गुणा 10, तो ये हो जाएगा एक्सएल बराबर हमारे पास 1000। कितना हो जाएगा? 1000। एक्सएल हमारे पास 1000 आ गया। अब अगर एक्ससी निकाल लेंगे, एक्ससी बराबर होता है 1 बटा ओमेगा एल। ठीक है, ओमेगा सी सॉरी। ठीक है, ओमेगा सी। तो अब इसमें मान रख लेंगे 1 बटा ओमेगा का मान कितना है हमारे पास 100 और गुणा सी का मान कितना है हमारे पास ये 20 गुणा 10 की पावर माइनस के 6। 20 गुणा 10 की पावर माइनस 6, यही तो है। ठीक है, अब देखेंगे इसे सोल्व करने के बाद 1 बटा, देखो इसे क्या कर लेंगे 100 और 20 की गुणा कितना हो गया 2000 गुणा 10 की पावर माइनस 6। और इसे देखेंगे, इसे क्या लिखा जा सकता है? और 1 बटा 2 गुणा 10 की पावर 3 लिखा जा सकता है। ठीक है, 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? 1000, यानी 1000 की गुणा 2 में करेंगे तो क्या आएगा? 2000। ठीक है, और गुणा समझाने के लिए बता रहा हूँ जिससे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो बिल्कुल भी। ठीक है, 10 की पावर माइनस 6। अब क्या करेंगे, एक्स सी बराबर क्या हो जाएगा 1 बटा, ठीक है ये देखो ये 3 है माइनस के, ये है प्लस के, 3 प्लस के 6 माइनस के, कितने बचेंगे यहाँ? ये बच जाएंगे माइनस के 3, माइनस के 3 बच जाएंगे। इसे माइनस 3 को ऊपर लेकर चले जाओ तो ये हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस के 3 बटा 2, यानी प्लस के 3 का मतलब क्या है 1000, 3 जीरो, एक के आगे 3 जीरो बटे 2, 2 से काटेंगे क्या आएगा 2 पंजा 10 यानी 500, तो हमारे पास ये आ जाएगा 500। ठीक है, एक्स सी का मान कितना आएगा हमारे पास 500। ठीक है भाई, तो एक्स सी भी आ गया हमारे पास, एक्सएल भी आ गया। अब आगे करेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे यहाँ तक का इसका, तो हमारे पास अब मान रख लेंगे, जेड का मान हम निकाल लेंगे। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा रूट आर का स्क्वायर, आर कितना है हमारे पास 500, तो 500 का स्क्वायर प्लस एक्स एल कितना निकाला हमने 1000 है, माइनस एक्स सी कितना है हमारे पास 500 है। ठीक है, मान का स्क्वायर का क्या है हमारे पास स्क्वायर है। ठीक है भाई, का क्या है स्क्वायर। तो अब जेड बराबर रूट 500 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 25, 4 जीरो आगे लगा दो यानी 2,50,000। ठीक है भाई, प्लस ये 1000 में से 500 जाएंगे तो कितने बचेंगे 500, यानी 500 का स्क्वायर। ठीक है, यानी जेड बराबर रूट ये भी हो गया 2,50,000 और प्लस 500 का स्क्वायर ये भी हो गया 2,50,000। ठीक है, 2,85,000 और 2,85,000 जोड़ लेंगे कितने होंगे। ठीक है, जोड़ो 0 0 0 0, 5 10 की 0 हासिल 1 4 और 1 5, ये हो गया हमारे पास 5 लाख। तो जेड बराबर हो गया हमारे पास रूट 5 लाख 50। ठीक है, अब 5 लाख का हम क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे। बताओ 5 लाख का फटाफट क्या होगा। चलिए अब क्या करेंगे, ये एक्स्ट्रा जो है वो साफ कर दिया हमने। ठीक है भाई, वर्गमूल कर लेंगे भाई इसका। जेड बराबर वर्गमूल तो होगा ना 7.71 लगभग ऐसा आ जाएगा इसका वर्गमूल, यही होगा इसका आंसर। ठीक है, प्रतिबाधा का ओम लगाते हैं मात्रा किसका। ठीक है, करके दिखाना चाहूँ तो करके भी दिखा सकता हूँ, देखो करके दिखा दूंगा चलो कि कैसा आएगा। वैसे आपको पता होना चाहिए, दो के जोड़े बनते हैं इसमें। ठीक है, तो ये 2 जोड़े बने, 1 2 3 जोड़े बने इसमें। ठीक है, 2 के जोड़े बनते हैं और चलता कैसा है, या तो 2 गुना 2 जैसे 4 होता है, 3 गुना 3 ऐसे चलता है पड़ा 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 7 7 49 पे चलेगा, 8 8 64 तो ज्यादा हो जाएगा 50 से, तो 7 7 49 कितना बचेगा हमारे पास 1 बचेगा। ठीक है, 1 बचेगा, उतरेगा कितना 2 जोड़ा, 2 का जोड़ा। ठीक है, 2 जीरो उतर गई यहाँ पर। ठीक है, और जितना यहाँ भागफल होगा उतना ही इसमें ऐड होता है, ये आपने वर्गमूल में पढ़ा भी होगा। 7 और 7 14। अब देखो 14 एक खुद है तो यहाँ पढ़ा नहीं चलने का। ठीक है, क्योंकि ये कैसे चलता, या तो चलता है ऐसे एक एक हम एक पे भी अगर हम चला रहे हैं, एक ही यहाँ होना चाहिए, एक ही यहाँ, तो ये 141 ही आता है। और ये है 100, तो ये तो एक से भी पे भी नहीं चलेगा, तो छोटा है, तो ना जाने की लगा देंगे 0 और फिर 2 जीरो फिर उतर जाएंगे यहाँ। ठीक है भाई, तो इससे अब क्या पे चल जाएगा ये 7 पे, तो इस हिसाब से ये लगभग 707.1 आ जाएगा, आगे फिर पढ़ा चलेगा। तो इस हिसाब से मेथड मैंने आपको बता दिया, इस हिसाब से होगा। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर, 707 ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, 707 भी रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे किसकी, सेकंड में इसमें क्या पूछा था, शक्ति गुणांक। सेकंड में पूछा था इसने शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक बराबर होता है आर बटा जेड, आर बटा जेड। ठीक है, आर कितना है 500 और जेड है हमारे पास 707.1। बस यही छोड़ देंगे, ये इसका आंसर। ठीक है, निकालने की भी जरूरत नहीं है, निकालना चाहो तो भाग करके निकाल लेंगे पॉइंटों में। ठीक है, अब नंबर 3 इसने पूछा कलांतर। क्या पूछा था, कलांतर। कलांतर tan y बराबर क्या होता है, एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर, एक्सएल माइनस एक्सी बटा आर, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एक्सएल का मान हमारे पास कितना था, tan फाई बराबर, एक्सएल कितना है हमारे पास, निकाला था हमने, एक्सएल निकाला था 1000, तो हो जाएगा 1000 माइनस एक्सी कितना आया था, एक्सी कितना आया था 500, 500 बटा आर का मान कितना है हमारे पास 500, 500। ठीक है, तो tan फाई बराबर हो जाएगा ये 1000 में से 500 गए, कितने बचेंगे 500 बटा 500, यानी 500 एकम 500, तो 1 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा 1, तो यानी tan फाई बराबर 1। और tan में 1 किसका मान होता है, ट्रिग्नोमेट्री में चले जाएंगे 10th क्लास में, tan 45 का, तो 1 की जगह क्या लिखा जा सकता है tan 45, tan से tan कट जाएगा, तो फाई बराबर क्या आएगा 45, तो एक ही आंसर हो जाएगा इसका। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, कुछ समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछेंगे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए, अथवा में एकल झिर्री से प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप को बनाइए तथा निम्नलिखितों की स्थिति के लिए व्यंजक लिखिए। केंद्रीय उचिष्ट की चौड़ाई किन किन बातों पर निर्भर करती है। ठीक है, तो दोनों में से एक करेंगे, तो हम फर्स्ट वाला कर देंगे, पीएन संधि डायोड की पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्रिया परिपथ चित्र की सहायता से समझाइए, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है और ये उतना नहीं लिखना होता जितना लिखना के लिए सोचते हैं। ठीक है, उतना नहीं लिखना, बहुत कम लिखना और चित्र बनाना, चित्र मेन होता है, बस चित्र ही इसका मेन है, इसी के इस पर आधारित ही इसके नंबर रहते हैं। तो चलिए करते हैं इसे सोल्यूशन इसका। चलिए दोस्तों देखते हैं कैसे करेंगे इसे सोल्व। ठीक है, इसने क्या कहा, दिष्टकारी क्रिया परिपथ चित्र की सहायता समझाई, तो परिपथ चित्र ही बनाना है। ठीक है, ज्यादा थ्योरी नहीं लिखनी, तो क्या लिखेंगे, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ चित्र में दिखाया गया है तथा इसके निवेशी व निर्गत तरंग रूपों को भी चित्र में दर्शाया गया है। तो ये बना लेंगे पीएन, ये D1 है, ये D2 है। ठीक है, ये निर्गत वोल्टता है, ये RL है। ठीक है, और ये S1 है, ये S2 है, ये A है, ये B है, ये P है, यानी प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, ये चित्र बनाना पूरा एक पेज पे बोर्ड में आपको। ठीक है, और अगला एक और चित्र है वो भी बनाएंगे अच्छे तरीके से। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियमों को व्यक्त कीजिए, यानी फैराडे के जो नियम है उन्हें लिखना है। ठीक है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है। ठीक है, अथवा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक पराविद्युत माध्यम रखा हो, आंशिक पराविद्युत माध्यम रखा हो, तब हम इसका डेरिवेशन निकालेंगे। तो हम ये करेंगे सेकंड वाला, क्योंकि ये डेरिवेशन है, सोल्व करना होता है इसे। ठीक है, ये तो थ्योरी टाइप है, ये खुद भी कर सकते हो, लेकिन इसके अलग से मैंने वीडियो भी अपलोड कर रखी है, तो आप वहां भी जाकर इसे देख सकते हो। तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, करेंगे इसका सोल्यूशन। अब तो सबसे पहले इसका चित्र बना लेंगे भाई, हम ये सोल्यूशन कर रहे हैं इसका। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र प्राप्त कीजिए जब उसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से पराविद्युत माध्यम रखा हो। ठीक है, चित्र बना लेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस प्लस के हैं, प्लस क्यू में ये P1 प्लेट है, P2 प्लेट है, ये यहाँ तक इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, D है, और ये कितनी मोटाई की है, T मोटाई की है। ठीक है भाई, तो चलेंगे अब इसका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, सिंपल तरीके से करेंगे बहुत। तो क्या लिखेंगे, प्लेटों के बीच वायु में विद्युत अक्षेत्र की तीव्रता E नॉट बराबर क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, ये होता है। और परावैद्युत माध्यम में परावैद्युत
माध्यम में वैद्युत अक्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होती है, क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, परावैद्युत माध्यम में क्या हो जाएगी, के लग जाएगा नीचे। ठीक है, अब बात करेंगे हम किसकी, विभवांतर की। तो लिखेंगे यदि प्लेटों P1 व P2 के बीच विभवांतर V हो, विभवांतर V हो, तब क्या होगा, V बराबर फॉर्मूला होता है E नॉट D माइनस टी प्लस ई टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब ये देखेंगे हम, ये जो मान है हमारे पास E नॉट का मान है, ये यहाँ रखेंगे, E का जो मान है वो यहाँ रखेंगे। ठीक है, मान रख देंगे दोनों। तो इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो लिखेंगे समीकरण 1 में E नॉट व E के मान रखने पर, ठीक है, रख देंगे। तो V बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, E नॉट की जगह क्या रखेंगे हम, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए, ई नॉट की जगह रखा, आगे क्या है हमारे पास टी माइनस टी, ये ऐसा कैसा ही रखेंगे, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे। ई बराबर क्या है हमारे पास, क्यू बटे के एप्सिलॉन नॉट ए, तो वह रखेंगे क्यू बटा के एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है भाई, तो टी ये इसके साथ ये है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब कॉमन ले लेंगे, जो कॉमन आ रहा है वी बराबर क्यू और बटे एप्सिलॉन नॉट ए, ये कॉमन आ जाएगा, इधर भी है ये इधर भी है, तो सब आर ले लेंगे क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है भाई, ये कॉमन में चला जाएगा तो अंदर क्या बचेगा, डी माइनस टी। ठीक है, ये तो कॉमन में चला गया, ये भी कॉमन में चला गया, क्या बचेगा डी माइनस टी प्लस ऊपर बचेगा टी और इधर बचेगा नीचे के, तो ये हमारे पास बच जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम फॉर्मूले की बात करें संधारित्र के धारिता की, इसकी संधारित्र की धारिता C बराबर होता है क्यू बटा वी, C बराबर होता है क्यू बटा वी। तो ये फॉर्मूला है। अब V का जो ये मान है, ये जो V का मान है सारा का सारा, वो कहाँ रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे, तो C का मान हमारे पास आ जाएगा। तो V बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी C बराबर क्या हो जाएगा, क्यू तो ऊपर है ही, बटा V की जगह क्या रखेंगे, V का ये पूरा का पूरा मान रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट ए डी माइनस टी प्लस टी बटा के। ठीक है भाई, क्लियर, ये क्यू से ये क्यू कट जाएगा, और ये देखो ये इसके बटे में है क्यू के, तो एप्सिलॉन नॉट ए कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे नीचे क्या रह जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी बटा के। ठीक है, यही इसका आंसर है, यही आ जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, दिख नहीं रहा, चलो यहाँ लिख देता हूँ इसे, C बराबर, इसे इधर लिख देते हैं, C बराबर क्यू से क्यू कटेगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ऊपर जाएगा, क्योंकि ये क्यू बटे में है, इसके बटे में है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी प्लस टी बटा के। ठीक है, ये डी माइनस टी बटा प्लस के टी बटा के, फेरेड मात्रक होता है इसका, फेरेड, यही इसका आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इस सेट को हमने पूरा का पूरा सोल्व कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।